खंड 1 अध्याय 21। अनुवादक होई डुओंग। इससे पहले दीन मैट ने कभी नहीं सोचा था कि ल्यूक थोई मियाँ उसकी वजह से किसी और से लड़ेगा, लेकिन उसने लड़ाई की और वह उससे कहीं ज्यादा क्रूर था जितना उसने सोचा था। जब दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो उसने अपना स्कूल बैग उसके हाथों में फेंक दिया, एक कुर्सी पकड़ी और उसे नीचे पटक दिया। मेज और कुर्सियां गिर गईं, कंप्यूटर स्क्रीन जमीन पर गिर गई, टुकड़े और पुर्जे हर जगह बिखर गए। बात यहाँ तक पहुँच गई थी और फिर भी कोई बीच बचाव करने नहीं आया। चारों ओर लोग बस खड़े होकर देख रहे थे, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट के मालिक ने भी इसे अनदेखा कर दिया। डिंगमी ने इधर उधर देखा, मदद के लिए पुकारना बेकार था, लेकिन उसे डर था कि लू शी मियाँ को पीटा जाएगा। उसकी आंखें चिंता से लाल हो गई थीं। अब और मत मारो, अब और मत मारो। तीनों लोगों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। और उसके जैसी दुबली पतली छोटी लड़की इस अराजक लड़ाई में शामिल नहीं हो सकती थी। जूनिंग, जो अभी अभी बाथरूम से लौटी थी, अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखकर भी दंग रह गई। डिंगमी ने जल्दी से उसे अपने पास खींच लिया। जल्दी से अपने दोस्त को रुकने के लिए कहो। टिएट निन्हा दंग रह गई जब उसने ल्यूक थोई मियाँ को ट्रान वी की कलाई मोड़ते हुए उसे अपने कंधे के पीछे फेंकते हुए देखा। उसकी हरकतें तेज और निर्णायक थी। दिनह मैट ने उसे धक्का दिया, चिल्लाया, तुम वहां क्यों खड़ी हो? टिएट निन्हा को होश आ गया। हालांकि वह दिनह मैट के रवैये से असंतुष्ट था, फिर भी वह दौड़कर आया और जोर से चिल्लाया, उए, मुझे मारना बंद करो। एवेई नाम के व्यक्ति ने अपना सिर उठाकर देखा। जूनिंग ने लू शी मियाँ की ओर देखा और एवेई की आस्तीन खींची, अब और मत मारो। डिंगमी दौड़कर आई और लू शी मियाँ की बाह को कसकर पकड़ लिया और तुरंत पूछा, क्या तुम ठीक हो? ल्यूक थोई मियाँ का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने धीरे से आह भरी, सब ठीक है। टिएट निन्ह और वे ने ट्रान वी को आगे बढ़ने में मदद की तथा उन्हें दिन मैट और ल्यूक थोई मियाँ का सामना करना पड़ा। ट्रनवी की नाक से अभी भी खून बह रहा था। ल्यूक थोई मियाँ की तुलना में वह बिल्कुल भी परेशान नहीं था। दीन मैट ने एक आह भरी। दुकान के मालिक ने एक सिगरेट पकड़ी, अहंकार से चला गया और लापरवाही से देखा। झगड़े के बाद चलो मुआवजे का हिसाब लगाते हैं, भुगतान करते हैं या कर्ज लिखते हैं और चले जाते हैं। ल्यूक थोई मियाँ ने दीन मैट के हाथों से स्कूल बैग लिया और एक कार्ड निकाला। मालिक ने अपनी भौहें उठाईं और किसी को पॉस मशीन लाने को कहा। ट्रान वी ने अपनी नाक से बहते खून को पोंछा, टिएट निन्ह की ओर देखा और ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी बहन वाकई अच्छी है, वह एक अमीर युवा मालिक पर निर्भर है। जूनिंग का चेहरा पीला पड़ गया। डिंगमी ने अनसुना करने का नाटक किया, अपना सिर नीचे किया और लू शी मियाँ के पीछे खड़ी हो गई। उसका दिमाग खाली था, वह परेशान और उदास दोनों थी। उसे नहीं पता था कि चीजें इस तरह क्यों हो गईं। यह वास्तव में गड़बड़ थी। उसे आज रात इन चीजों का सामना करने देना, यह भयानक था। लू शी मियाँ ने कार्ड वापस ले लिया, डिंगमी को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और अपनी आवाज कम की। क्या हम अब जा सकते हैं? डिंगमी ने उसे खाली देखा और सिर हिलाया। रास्ते में हवा घनी थी। जब वे कूड़े के डिब्बे से गुजरे तो इंस्टेंट नूडल के डिब्बे ढेर हो गए थे और किन्वित हो गए थे, जिससे एक अप्रिय गंध आ रही थी। डिंगमी ने उसके जूतों को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। इंटरनेट कैफे से निकलने के बाद उनकी साइकिलें कहीं नहीं दिखीं। डिंगमी ने सोचा, यह वास्तव में एक कुत्ता था जो फटी हुई शर्ट को काट रहा था। लू शी मियाँ को लगा कि उसके होंठ थोड़े सूखे हैं, इसलिए उसने कुछ घूंट लिए और अपना सिर डिंगमी को देखने के लिए घुमाया। दीन मत को सिर झुकाते देख उसने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, अपना सिर ऊपर उठाओ। डिंगमी ने पलकें झपकाईं
और अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, आंसू चुपचाप बह रहे थे। डिंगमी को बहुत बुरा लगा। उसकी आवाज कमजोर थी। मुझे माफ कर दो। लू शी मियाँ स्तब्ध रह गई। ऐसा लग रहा था कि उसने उसे पहली बार रोते हुए देखा था। उसने अपने आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया, दूसरी दिशा में देख रही थी। टिएट निन्ह ने अपना स्कूल बैग पहना और बाहर चली गई। बाकी दो उसके पीछे पीछे चले गए, लू शी मियाँ को घूरते हुए। चुनवी आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन एउई ने उसे रोक दिया। चलो चलें। चुनवी ने फिर से ल्यूक थोई मियाँ को घूर कर देखा। ल्यूक थोई मियाँ ने उदासीनता से ठंडी मुस्कान के साथ उन्हें जाते हुए देखा। टिएट निन्ह ने दिन्ह मठ की ओर देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ल्यूक थोई मियाँ की ओर देखने की हिम्मत क्यों नहीं की। टिएट निन्ह को हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी नजरें उसके प्रति ठंडेपन और तिरस्कार से भरी हुई थी, जिससे वह जमीन में गायब हो जाना चाहती थी। लेकिन उसे अभी भी दिन्ह मैट से कुछ कहना था, इसलिए उसे पहले बोलना पड़ा। डिंग मैट, तुम्हारी कार कहाँ है? दिन्ह मट ने उसकी ओर देखा और आत्महीनता से हंसते हुए कहा, यह चोरी हो गया था। टिएट निन्ह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के कोने ने ल्यूक थोई मियाँ को देखा। उसकी आवाज भी धीमी हो गई। या चलो घर जाने के लिए एक कार बुलाते हैं। दिन्ह मत ने एक गहरी सांस ली, उसकी ओर फिर से नहीं देखा और शांति से कहा, तुम पहले घर जाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता से कुछ नहीं कहूँगा। हम बात करते हैं। आज रात के बारे में बात नहीं करते। यह वही परिणाम था जो टिएट निन्ह चाहती थी। लेकिन ल्यूक थोई मियाँ के सामने दीन मैट द्वारा यह कहे जाने पर वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही थी और वापस जाने के लिए मुड़ गई। रुको। लू शी मियाँ ने अचानक उसे वापस बुलाया। टिएट निन्ह ने चलना बंद कर दिया और उसकी ओर देखने के लिए मुड़ गया। लू शी मियाँ ने उसकी ओर देखा। उसकी पतली एकल पलकें और भी ठंडी लग रही थी। आप डिंगमी की असंबंधित बड़ी बहन हैं, है ना? टिएट निन्ह ने मूर्खतापूर्ण ढंग से सिर हिलाया। वास्तव में वे रक्त से संबंधित नहीं हैं। अगर भविष्य में ऐसा दोबारा हुआ तो दिन मैट को फिर से मत बुलाना। यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा आने वाली है। आप जो चाहें कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन वह नहीं। उसके भविष्य में बाधा मत डालो। टिएट निन्ह स्तब्ध रह गया। उसके पूरे शरीर में अपमान की भावना फैल गई। भले ही उसे जू जेन ने बार से घसीटकर बाहर निकाला था, उसके चेहरे पर इशारा किया था और उसे थप्पड़ की तरह डांटा था, लेकिन उसने कभी इतना अपमानित महसूस नहीं किया था। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। लू शी मियाँ ने बोलना समाप्त करने के बाद डिंगमी को देखा, जो भी स्तब्ध थी, और उसके बालों को बिखेर दिया। अभी भी नहीं जा रही हो? डिंगमी की आंखें आंसुओं से भर गईं। युवक की लंबी और पतली पीठ उसकी ओर मुड़ी, थोड़ी सी हिल रही थी, जैसे कोई चमकीली रोशनी उसके जीवन के मार्ग को रोशन कर रही हो। दो परछाइयां, एक लंबी और एक छोटी, एक साथ आगे बढ़ी, गली में मुड़ गई। जूनिंग, जो उसके पीछे थी, उसे पता ही नहीं चला कि वह कब चला गया। गली से पहले डिंगमी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अपनी आवाज कम करते हुए कहा, तुम्हारी शर्ट गंदी है। ल्यूक थोई मियाँ ने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर जल्दी से छोड़ दिया। अपनी वर्दी उतार दी और उसे अपने हाथ पर लटका लिया, इस बात की परवाह किए बिना। बस इतना ही। दिन्ह मट ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया, अपना स्कूल बैग नीचे रखा और अपनी स्कूल यूनिफॉर्म उतार दी। एक वयस्क होने का नाटक किया और कुछ मिनटों के लिए लापरवाह हो गई। उसने उसकी कमर के दोनों तरफ से काले स्वेटर को पकड़ लिया, अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया और घुटी हुई आवाज में कहा, ल्यूक थोई मियाँ, मुझे थोड़ी देर के लिए गले लगाओ। लू शी मियाँ ने उसके बहते बालों को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया।
इस छोटी लड़की को देखते हुए जो कोमल और लचीली थी और फिर भी कमजोर और संवेदनशील थी, उसने अपना हाथ उसकी गर्दन के पीछे पकड़ने के लिए उठाया, जैसा कि उसने कहा, उसे कसकर गले लगाते हुए। लड़की का शरीर कोमल और सुंदर था, ऐसा लगा जैसे किसी बिल्ली को गले लगा रहे हों। डिंगमी ने अपने सारे आंसू और नाक का पानी उसकी छाती पर पोंछ दिया। लू शिमिया ने नाराज होने का नाटक किया। यह थोड़ा ज्यादा है। डिंगमी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने सुना ही न हो। तो क्या हुआ अगर यह बहुत ज्यादा था? उसने फिर भी उसे दूर नहीं धकेला। उसे थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर झुकने दिया। बस थोड़ी देर। कल वह अभी भी वही डिंगमी होगी जिसे वह जानता था। कुछ मिनट बाद डिंगमी को लगा कि उसने उसे पर्याप्त गले लगा लिया है और उसने अपना सिर ऊपर उठाने की पहल की। लू शिमिया ने उसे जाने देने का अवसर लिया। ठंडी हवा चली और डिंगमी का चेहरा अचानक लाल हो गया। लू शिमिया ने अपना स्कूल यूनिफॉर्म फेंक दिया। अपना चेहरा ढक लिया। अपनी शर्ट पहन लो, सर्दी न लग जाए और मुझे संक्रमित न कर दे। ल्यूक थोई मियाँ गली से पहले निकल गए। दीनह मट ने उनके पीछे से आवाज लगाई, क्या आपने इसे नहीं पहना है? मैं एक लड़का हूँ। मुझे ठंड से डर नहीं लगता। दिनह मात को अभी अभी मिले गर्मजोशी भरे और व्यापक आलिंगन की याद आई और उसने मन ही मन सोचा, उसने जो कहा वह सही था। मुझे आश्चर्य है कि कुछ वर्षों बाद जब वह मिस्टर ल्यूक जैसा वयस्क व्यक्ति बन जाएगा तो वह कैसा दिखेगा। यह शायद उसे अभी से भी ज्यादा मोहग्रस्त कर देगा। लू शिमिया ने गली के अंत में एक कार बुलाई और डिंगमी को आवासीय क्षेत्र के गेट पर वापस ले गया। जब डिंगमी घर पहुंची तो जू निंग नहा रही थी। जू जेन लिविंग रूम में बैठा था। उसकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी। उसने शायद जू निंग को डांटा था। डिंगमी ने चाचा को नमस्कार किया और अपने कमरे में वापस चली गई। जू निंग के नहाने के बाद बाहर आने पर वह आश्चर्यजनक रूप से उसे परेशान करने के लिए नहीं आया था। वह बस चुपचाप बिस्तर पर रेंग गया। आज दिनहमत बहुत थक गया था। बहुत देर तक बिस्तर पर लेटे रहने के बाद उसे नींद आ गई। अगली शाम को स्व अध्ययन के दौरान लीची बान ने मंच पर खड़े होकर कुछ निर्देश दिए। अचानक उसने कहा, ल्यूक थोई मियांग, दिनहमत, तुम दोनों मेरे साथ आओ। दिनहमत का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी कलम कस ली। प्रधानाध्यापक उन्हें क्यों भून रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने अपने शिक्षक को पहले ही बता दिया हो कि वह प्यार में है? लेकिन वह और ल्यूक थोई मियाँ अभी तक प्यार में नहीं है। ल्यूक थोई मियाँ ने कलम फेंक दी, बेफिक्र होकर खड़े हो गए, उसकी तरफ देखा। चलो। ल्यूक थोई मियाँ पहले कक्षा से बाहर निकल गए। अपने सहपाठियों की चौकस निगाहों के नीचे दिनहमत बेचैनी से उसके पीछे पीछे चलता रहा। पूरे रास्ते सोचता रहा कि शिक्षक ने उन्हें कार्यालय में क्यों बुलाया है। कक्षा में भी फुसफुसाते हुए चर्चा हुई, यह अनुमान लगाते हुए कि शिक्षक ने उन्हें क्यों बुलाया है। प्रारंभिक प्रेम? इसकी शुरुआत कब हुई? तुमसे किसने कहा? दो मिनहवी ने मेज पर थपकी दी, शोर बंद करो, बात करने के लिए क्या है? उन दोनों को किसने बताया कि मिस्टर बान ने उन्हें कम उम्र के प्यार के कारण बुलाया है? सामने बैठा एक पुरुष छात्र हंसा। प्रारंभिक प्रेम को छोड़कर श्री बान गंभीरता से कब किसी पुरुष और महिला को कार्यालय में बुलाएंगे? ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास अच्छे ग्रेड हैं, तुम प्रारंभिक प्रेम को नहीं जानते। कक्षा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को देखो। क्लास मॉनिटर और क्लास वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही दंग रह गए, लेकिन वे बहस नहीं कर पाए। हाँ, वे प्यार में थे। पुरुष छात्र का नाम काओ वेई था। वह एक नियमित कक्षा से आया था। उसका स्वभाव बहुत गर्म था। वह लापरवाही से बात करता था और घमंडी था। सभी ने उसे नजरअंदाज कर दिया।
काओ वेई ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, कल मैंने उन दोनों को इंटरनेट कैफे में आते जाते देखा। कौन जानता है कि वे आगे कहाँ गए। आखिरकार ल्यूक थोई मियाँ एक अमीर युवा मालिक है, अमीर और सुंदर दोनों। जितनी भी लड़कियां उससे चिपकना चाहती हैं, वह ऐसा करने में खुश है। दो मिन्हवी आश्चर्यचकित रह गए और तुरंत बोले, आपका क्या मतलब है? अक्षरशः अपना मुंह साफ रखो, यह मत सोचो कि मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रहा हूँ। दोनों ने जोर जोर से बहस की। कक्षा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही कमजोर जगह पर छुरा घोंपा गया। कुछ पल के लिए समझ नहीं आया कि किसकी मदद करें। धमाका! तुखियन ने मेज पटक दी और उठ खड़ा हुआ। काओ वेई, क्या तुम्हें एक महिला छात्रा के साथ बहस करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? काओ वेई ने हंसते हुए कहा, आप उसकी मदद करने के लिए इतनी जल्दी में हैं? क्या आप उसे पसंद करते हैं? तुखियन दंग रह गया और हंसने लगा। मुझे वह पसंद है। क्या तुम्हें पक्का बताने की जरूरत है? वाह! क्लास में अचानक शोर मच गया। कोई भी पढ़ने के मूड में नहीं था। कुछ लोग उत्साह से सीटी बजा रहे थे, कुछ मजाक कर रहे थे, कुछ ताली बजा रहे थे। अधिकांश लोग सिर्फ उत्साह देख रहे थे। वे वास्तव में अंतिम कक्षा के घुटन भरे माहौल से तंग आ चुके थे। क्या महान स्वीकारोक्ति है! दो मिन्हवी, क्या आप सहमत हैं? पुरुष छात्र भी इसका समर्थन कर रहे हैं। माँ तान डांग दंग रह गया। तुखियन को दो मिन्हव्य पसंद आया। दो मिन्हवी का चेहरा लाल हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और शर्मिंदगी और गुस्से से तुखियन को घूरते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्लास मॉनिटर को सिरदर्द होने लगा और वह खड़ा हो गया। शोर बंद करो, टीचर अभी आ रहे हैं। तभी ब्लॉक लीडर वहां से गुजरा। बाहर खड़ा होकर दरवाजा खटखटाया। यह शोर किस बात का है? चुप रहो, यह क्लास पूरी क्लास में सबसे शोरगुल वाली है। पूरी क्लास ने एक साथ अपना मुंह बंद कर लिया, चुप रही। ऑफिस में ल्यूक थोई मियाँ और दिन मैट लीची बान के सामने खड़े थे। लीची बान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मैंने सुना है कि तुम दोनों कल रात इंटरनेट कैफे गए थे। ल्यूक थोई मियाँ ने भी लोगों को पीटा। क्या कोई समस्या है? ल्यूक थोई मियाँ, हाँ। लीची बान दंग रह गए। पहले तो उन्होंने सोचा कि कोई बकवास रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ल्यूक थोई मियाँ ने इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया और आह भरते हुए कहा, मेरे ग्रेड हमेशा उत्कृष्ट रहे हैं। मैंने कभी अनुशासन का उल्लंघन नहीं किया है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि यह स्कूल से बाहर की बात है, इसलिए शिक्षक इसकी ज्यादा परवाह नहीं करते। लेकिन आप अपने अंतिम वर्ष में हैं। अगले साल विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा है। इस समय आपको अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाना चाहिए। दिनमट ने तुरंत समझाया, यह ल्यूक थोई मियाँ की गलती नहीं है, यह सब मेरी गलती है। क्या गलत? डिंगमी ने अपने होठों को सिकोड़ा और आखिरकार कल रात जो कुछ हुआ वह सब बता दिया। जू निंग और लू शी मियाँ में से उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लू शी मियाँ को चुना। जल्द ही जू निंग को कार्यालय में बुलाया गया और दोनों कक्षाओं के होमरूम शिक्षकों ने उसे एक ही समय में सबक सिखाया। अजीब बात यह है कि जू निंग बहुत सहयोगी थी। उसने न केवल कल रात अपनी गलती स्वीकार की, बल्कि उसने यह भी वादा किया कि वह ऐसा दोबारा नहीं करेगी। होमरूम शिक्षक ने फिर कहा, इस बार मैं माता पिता को नहीं बुलाऊंगी। भविष्य में सभी ध्यान दें। टिएट निन्हा, अब तुम फिर से पढ़ाई कर रही हो। दूसरों की तुलना में एक अतिरिक्त वर्ष लेना कोई खिलवाड़ नहीं है, समझी? टिएट निन्हा ने अपने होंठ काटे। हाँ, वापस स्कूल जाओ। टाइनिंग के जाने के बाद ली झिबिन ने लू शी मियाँ और डिंगमी को जाने देने से पहले कुछ और शब्द कहे। क्लास लीडर ने फिर से कहा, तुम्हारी क्लास के वे दो बच्चे निश्चित रूप से जल्दी प्यार में नहीं पड़े हैं, है ना? ली झिबिन ने अपने परिणामों के बारे में सोचते हुए अपनी ठुड्डी रगड़ी। शायद नहीं। लू शिमियन बहुत अनुशासित है और उनके परिणामों में गिरावट नहीं आई है।
लू शिमियन अभी भी शीर्ष पर है और डिंगमी ने भी बहुत सुधार किया है। मासिक गणित की परीक्षा में उसे 123 अंक भी मिले, जो अब तक के सबसे अधिक अंक हैं। उस समय शिक्षक किसी छात्र का मूल्यांकन करने के लिए परिणामों का उपयोग करते थे। उसने कहा, कक्षा के मॉनिटर और उसकी कक्षा के कक्षा उपाध्यक्ष। उनके परिणामों में गिरावट नहीं आई थी। उन्होंने हमेशा बहुत अच्छे परिणाम बनाए रखे थे। ली जिबिन ने लू शिमियन द्वारा डिंगमी को अपने साथ बैठने के लिए चुनने के बारे में सोचा और वास्तव में थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने फिर भी लू शिमियन पर भरोसा करने का फैसला किया। कैसे कहूँ, यह बच्चा बहुत ही शानदार है, बहुत ही शांत है, शायद जल्दी प्यार में नहीं पड़ेगा। ऑफिस से निकलते हुए दीन मैट के पैर कमजोर हो गए। ल्यूक थोई मियाँ ने उसकी तरफ देखा। देखो तुम कितनी निराश हो। दिन मट ने मुंह बनाया। हाँ, तुम्हारा भविष्य है। उसने उसे सचमुच मौत के घाट उतार दिया। उसने सोचा कि कक्षा की शिक्षिका यह कहने जा रही है कि वे दोनों पहले से ही प्यार में थे। खंड 1 अध्याय 22। कार्यालय से बाहर निकलते समय डिंगमी को प्रधानाध्यापक के चेहरे पर वह भयावह भाव याद आया जब लू शिमिया ने स्वीकार किया कि वह लड़ाई में पड़ गया था, और वह खुद को यह पूछे बिना नहीं रह सकी, लू शिमिया, क्या तुम पहले भी लड़ाई में पड़ चुके हो? कल वह लड़ाई में बहुत कुशल लग रहा था। लू शिमिया ने अपने हाथ जेब में डाले, उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। जब मैं छोटा था तो मैं लड़ाई करता था, लेकिन अब मैं शायद ही कभी ऐसा करता हूँ। डिंगमी ने अनुमान लगाया, जब मैं छोटा था तो मैं भाई लू से लड़ता था। ऋण वसूलने आए लोगों से, उसने हल्के से उत्तर दिया। दिन मैट ने आह की आवाज निकाली। ल्यूक थोई मियाँ ने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। बहुत हैरान हूँ। जब मेरे पिता अभी अमीर नहीं थे तो वे कर्ज में डूबे हुए थे। लगभग हर दिन लेनदार पैसे मांगने के लिए घर आते थे। जब मेरा भाई उनसे लड़ता था तो मैं बस खड़ा होकर नहीं देख सकता था। उस समय वह केवल 12 वर्ष का था। ल्यूक थोई फोंग ने अभी अभी हाई स्कूल में प्रवेश लिया था। उसकी माँ यह दृश्य बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए वह चली गई। लंबे समय के बाद माँ वापस नहीं लौटी। शायद अपने 2 छोटे बच्चों के लिए खेद महसूस कर रही थी, लेकिन पिता के लिए उसकी भावनाएं लंबे समय तक फीकी पड़ गई थी। उन दोनों को कई वर्षों से अलग अलग रह रही थी और वह नहीं जानती थी कि वे तलाक क्यों नहीं कर रहे थे। कक्षा के शीर्ष, जबकि वह अभी भी कक्षा के शीर्ष से बाहर संघर्ष कर रही थी, घर पर स्थिति थी। वह बिल्कुल भी मुस्कुराया। कल किया गया, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति। सभी पागल हो गए। पूरे समूह ने उन्हें घूरने के लिए घूरना शुरू कर दिया। अब नोट ले लो। वेई ने उसे खींच लिया। चलो बाथरूम चलते हैं। डिंगमी जल्दी से खड़ी हो गई। कुछ बार उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाई। डुमिंग वेई ने उसे पास के अभ्यास मैदान में खींच लिया। रनिंग ट्रैक पर टहला, आधा चक्कर लगाया और फिर पूछा, क्या जू कियान ने तुम्हें कबूल किया है? डुमिंग वेई शर्मा गई। शर्मिंदगी से डांटते हुए बोली, उस कमीने ने पूरी क्लास के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत की कि वह मुझे पसंद करता है। मुझे नहीं पता कि वह मजाक कर रहा था या मुझे चिढ़ा रहा था। बहुत शर्मनाक है। वास्तव में वह अपने दिल में अस्पष्ट रूप से समझ गई थी, जू कियान मजाक नहीं कर रही थी। यह सिर्फ इतना था कि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। डिंगमी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, वास्तव में मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जू कियान तुम्हें पसंद करती है। हर बार जब वह डुमिंग वेई के साथ बहस करती तो जू कियान थोड़ा उसके सामने झुक जाती। कई बार डिंगमी को लगा कि जू कियान जानबूझकर नुक्स निकाल रहा है, जैसे कि वह डुमिंग वेई का ध्यान आकर्षित करना चाहता हो। जब डुमिंग वेई ने भाई लू को चुपके से पसंद किया तो शू कियान का मूड बहुत ही अनिश्चित था, मानो कोई आंटी उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो।
डू मिंग वेई बेशक बेवकूफ नहीं थी। उसकी कुछ भावनाएं थीं। उसका मूड बहुत जटिल था। उसने कहा, लेकिन स्नातक होने के बाद मुझे विदेश जाना है। वह मुझे क्यों पसंद करता है? हालांकि पसंद करना ऐसी चीज नहीं है जिसे नियंत्रित किया जा सके। अगर आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं तो यह अच्छा है, डिंगमी ने सोचा। उस समय आप भाई लू को पसंद करते थे। आप यह भी जानते थे कि आपको विदेश जाना है। डू मिंग वेई दंग रह गई। ऐसा लग रहा था कि यह सच था, लेकिन जब बात शुकियान की आई तो वह इतनी उलझन में क्यों थी? डू मिंग वेई को नहीं पता था कि क्या करना है। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, या मुझे बस यह दिखावा करना चाहिए कि वह मजाक कर रहा था। इस तरह यह कम शर्मनाक होगा। आखिरकार हम अभी भी एक ही कक्षा में हैं। हम ऊपर देखने पर एक दूसरे को नहीं देखते हैं। हम नीचे देखने पर एक दूसरे को देखते हैं। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि हम इतने करीब हैं। हम अक्सर छुट्टियों में साथ घूमते हैं। इतना सीधे तौर पर कहने के बाद क्या हम अभी भी यह दिखावा कर सकते हैं कि हमें नहीं पता? डिंगमी भी असमंजस में थी। डू मिंग वेई ने उससे पूछा, कल तुम्हारे और लू शी मिया के बीच क्या हुआ था? डिंगमी ने मोटे तौर पर कल जो कुछ हुआ था उसे सुनाया और धीरे से पूछा, क्या मुझे लू शी मिया की क्षतिपूर्ति के लिए एक कार खरीदनी चाहिए? उसने अभी भी अपने चाचा द्वारा दिए गए पैसे खर्च नहीं किए थे, साथ ही कुछ बचत भी थी। उसके हाथ में लगभग 2000 थे। उसे नहीं पता था कि क्या यह लू शी मिया के लिए कार खरीदने के लिए पर्याप्त था। उनकी कार बहुत फैंसी लग रही थी। डू मिंग वेई ने अपनी आंखें घुमाई। लू शी मिया को आपकी कार की जरूरत है? मैंने उसे एक दिया और यह ठीक था। ऐसा करते हैं, आप लू शी मिया को एक कार खरीदने के लिए कहते हैं। वह क्या कहता है? उस रात स्कूल के बाद लू शी मियान, चलो एक कार खरीदते हैं। उसे आईएनजी मैं यह देखने के लिए एक तरीका सोचता हूँ कि क्या मैं कार पा सकता हूँ। साइकिल उन्हें नहीं मिल सकती थी। अब इसके बारे में सोचकर यह इंटरनेट कैफे के दरवाजे पर खो गया होगा। डिंग एमआई को कोई उम्मीद नहीं थी। लू शी मियो ने उसे इंतजार करने के लिए कहा। वह 2 दिन बाद लू शी मियान को अपने घर में आने के लिए तैयार थी। दोनों हाथों से उसकी गर्दन और खुशी से इधर उधर कूद गई। लू शी मियाम, यू आर सो गुड माँ, उसे खुद को दफनाने के लिए एक छेद ढूंढते हैं। डिंगमी ने ऐसे मुंह बनाया जैसे वह किसी अंतिम संस्कार में जा रही हो। नमस्ते। सुबह सुबह ही लोगों को धमकाना शुरू कर दिया है। वास्तव में उनकी जान की भीख मांग रहे हैं। डिंगमी कुछ समझाने ही वाली थी, लेकिन लू शी मिया ने जोर देकर कहा, अभी भी नहीं जा रहे हो? लगभग देर हो चुकी है। दीनमत ने जल्दी से जवाब दिया। ल्यूक थोई फोंग की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाइक पर चढ़ गया और हवा की तरह चला गया। ल्यूक थोई मिया से भी तेज। लू शी मिया ने अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराया और जल्द ही उसके पास पहुंच गया। यह देखकर कि छोटी लड़की का चेहरा अभी भी लाल था, उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया। कार ढूंढने से तुम इतनी उत्साहित हो गई। अपने पिछले अनुभवों को देखते हुए उसे थोड़ा संदेह हुआ कि यह लड़की जानबूझकर उसका फायदा उठा रही थी। बेशक डिंगमी अभी भी पहले जो हुआ उसके बारे में उदास थी। लू शी मिया को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था। डू मिंग वेई ने कहा था कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद वे एक साथ स्नातक यात्रा पर जाएंगे। उसने गणना की कि इसमें लगभग 2 या 3 हजार खर्च होंगे। उसने उस यात्रा के लिए पैसे बचाने की योजना बनाई। इसके अलावा परीक्षा आ रही थी। परीक्षा के बाद उसे अब बाइक का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह इतनी बड़ी रकम बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लू शी मिया को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था कि वह क्या सोच रही थी। उसने इसे हंसी में उड़ा दिया। सर्दी आ रही थी। मौसम ठंडा हो रहा था। मिडटर्म परीक्षा हमेशा की तरह आई। दुर्भाग्य से डिंगमी का गणित स्कोर केवल 122 था, जो मासिक परीक्षा से 1 अंक कम था।
दीन मैट ने टेस्ट पेपर पकड़ा, ल्यूक थोई मियाँ को उदास होकर देखा, अपनी तर्जनी उठाई और दयनीय ढंग से कहा, क्या एक अंक कम होना ठीक नहीं है? उन्होंने एक समझौता किया था। अगर मिडटर्म गणित स्कोर पिछले महीने के स्कोर से अधिक था, तो वे दोनों एक साथ फिल्म देखने जाएंगे। ल्यूक थोई मियाँ ने अपने होंठ सिकोड़े और अपना सिर हिलाया, बेहद उदासीन। दीन मैट ने ठंडी सांस ली, लानत है। एक अंक भी कम मिलना स्वीकार्य नहीं है। लेकिन फिर भी कक्षा के सामने शिक्षक ने उसकी प्रशंसा की, क्योंकि वह कक्षा में शीर्ष 10 में थी। यह पहली बार था जब दिनमट ने शीर्ष 10 में प्रवेश किया। दो मिन्हवी उससे भी अधिक खुश थी। उसने उत्साहपूर्वक सभी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। इसलिए स्कूल के बाद समूह एक साथ स्कूल के पास एक रेस्तरां में गया। तू खिएन ने दो मिन्हवी को देखा, तुम इतनी खुश क्यों हो? ऐसा नहीं है कि आप शीर्ष पर हैं। डुमिंगवेई के परीक्षा परिणाम स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण नहीं थे। आखिरकार वह देश में विश्वविद्यालय नहीं गई थी। डुमिंगवेई ने पहले ही टोफल और एसएटी ले लिया था। उसने कहा, मुझे खुशी है कि आपने अच्छा किया। जू कियान ने अपना मुंह खोला और अचानक उसे नहीं पता था कि क्या कहना है, क्योंकि उसके टेस्ट स्कोर बहुत सामान्य थे। डुमिंगवेई की चमकदार आंखों का सामना करते हुए जू कियान ने चुपचाप अपना चेहरा मेनू को देखने के लिए दूर कर दिया। केवल कुछ मिनट बैठने के बाद डिंगमी पहले ही 3 बार छींक चुकी थी। टैन डोंग ने पूछा, डिंगमी, क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? डिंगमी ने उसके सिर को छुआ, नहीं। तुम्हारी आवाज थोड़ी कर्कश लग रही है, मुझे देखने दो। डो मिन्हवी उसके माथे को छूने के लिए उसके करीब आया। ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें बुखार है, ज्यादा पानी पियो। ल्यूक थोई मियाँ ने पानी की बोतल उठाई और उसे एक कप गर्म पानी पिलाया। धन्यवाद। दीना मत मुस्कुराई और अपने हाथों को गर्म करने के लिए पानी का कप उठाया। दरअसल दीना मत को सर्दी नहीं लगी थी। इसके विपरीत ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी चाची बहुत ज्यादा जोर से आई थी, जिससे वह दर्द से थक गई थी। इसीलिए उसे सर्दी से नफरत थी। यहाँ तक कि मासिक धर्म में होने वाली ऐंठन भी सामान्य से ज्यादा दर्द देती थी। ल्यूक थोई मियाँ ने उसके चेहरे को देखा और मोटे तौर पर समझ गया कि उसे क्या हो गया है। क्लास के दौरान जब दिन मैट टेबल पर सो गई, तो उसका सिर एक बड़े कोट से ढका हुआ था। उसने अपना सिर उठाकर उसे देखा और मुस्कुराई, धन्यवाद। खंड 1 अध्याय 23। अनुवादक। होई डुओंग, इस वर्ष की सर्दी पिछले वर्षों की तुलना में अधिक ठंडी है। बर्फबारी के बाद मौसम और भी अधिक कठोर है। डिंगमी और लू शी मियाँ अब एक साथ साइकिल से स्कूल नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी डिंगमी आधे घंटे पहले ही उठ गई। जब वह अपना चेहरा धो रही थी, तो जू निंग ने अचानक दरवाजा खटखटाया और आग्रह किया, डिंगमी, जल्दी करो, मुझे बाथरूम जाना है। दिनमत ने जल्दी से नहा धोकर तौलिया निचोड़ा, दरवाजा खोला और टिएट निन्ह ने शिकायत की, अब से जल्दी करो, इस तरह बाथरूम पर कब्जा मत करो, मुझे भी जल्दी स्कूल जाना है। मध्यावधि परीक्षा के बाद वरिष्ठ छात्रों को आधे घंटे पहले स्कूल आना पड़ता था। कक्षा के मॉनिटर को उपस्थिति दर्ज करने का काम सौंपा गया था। जू निंग अब देर तक सो नहीं सकता था, इसलिए उसे डिंगमी के साथ ही उठना पड़ता था। लेकिन घर में सिर्फ एक ही बाथरूम था। उसने कुछ और मिनट बिस्तर पर लेटने की कोशिश की। डिंगमी पहले ही एक कदम आगे बढ़ चुकी थी। डिंगमी ने कुछ नहीं कहा, खुद से सोचती रही, कल सुबह वह 15 मिनट पहले उठ जाएगी। आज सुबह बस लेट थी। वे दोनों एक ही समय पर बस में चढ़े और एक ही समय पर बस से उतरे, बस जू निंग के डेस्कमेट से मिलने के लिए। वह व्यक्ति जो पिछली बार डिंगमी का स्कूल बैग देने के लिए कक्षा 12-1 में गया था, उन दोनों को एक साथ स्कूल जाते हुए देखकर उसने कुछ सवाल पूछे।
टिएट निन्ह ने कहा, यह मेरी चाची का बच्चा है। याद? आपके परिवार ने नौकरानी भी रखी है। नहीं, यह मेरी सौतेली माँ है। ओ, दिनमत ने ऐसा नाटक किया कि उसने कुछ नहीं सुना। वह कार से बाहर निकला और उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक मर्सिडीज बेंज कार खड़ी है। ल्यूक थोई मियाँ उस कार से बाहर निकले। डू मिंग वेई की कार ठीक पीछे खड़ी थी। उन दोनों ने, एक आगे और एक पीछे, एक ही समय में डिंगमी को देखा। डू मिंग वेई ने उसे हाथ हिलाया। डिंगमी मुस्कुराई, अपने स्कूल बैग का पट्टा पकड़ा और भाग गई। दोनों छोटी लड़कियों ने हाथ मिलाया। डू मिंग वेई ने टिएट निन्ह की ओर देखा। टिएट निन्ह इस तरफ क्यों देख रही है? दिनमत ने पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन टिएट निन्ह ने पहले ही अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली थी। दीनमत ने अनुमान लगाया कि शायद अभी अभी टिएट निन्ह ने ल्यूक थोई मियाँ को देखा और दुखी थी। उसे अकेला छोड़ दो, चलो जल्दी चलें, लगभग देर हो चुकी है। डो मिन्हवी ने उसे खींचा और कुछ कदम दौड़ाकर ल्यूक थोई मियाँ के पास रुक गया। तान डांग ने एक पुरुष छात्र के गले में हाथ डाला और उनके साथ चल दिया। कुछ लोग बातें करते हुए और हंसते हुए तीसरी मंजिल पर जा रहे थे। टिएट निन्ह ने दीनमत की मुस्कान को देखा। दीनमत बहुत खुश दिख रहा था, उससे बिल्कुल अलग। टाइनिंग को बचपन से ही पढ़ाई करना पसंद नहीं था। उसके उच्च अंक प्राप्त करने वाले सहपाठियों के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। उसके साथ खेलने के इच्छुक अधिकांश लोग अच्छे छात्र नहीं थे। यहाँ तक कि दुनिया में गुंडे और युवा लोग भी थे। फर्स्ट हाई स्कूल में फिर से पढ़ाई करते हुए लगभग सभी लोग कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह अकेली रह गई थी। उसके ग्रेड खराब थे, इसलिए उसके शिक्षक उसे पसंद नहीं करते थे। वह नहीं जानती थी कि अभ्यास कैसे करना है, इसलिए उसने अपने शिक्षकों से पूछने की हिम्मत नहीं की। अपने सहपाठियों से पूछने की तो बात ही छोड़िए। हाई स्कूल के अंतिम चरण में हर कोई व्यस्त था और दूसरों की परवाह करने के लिए उनके पास कोई समय नहीं था। केवल उसकी डेस्कमेट ही उसे बाथरूम जाने के लिए बुलाती थी और बाकी समय वह पढ़ाई में डूबी रहती थी। टिएट निन्ह ने अपनी डेस्कमेट से पूछा, क्या हर कोई कॉलेज जाना चाहता है? उसकी डेस्कमेट ने उसे अजीब नजरों से देखा। बेशक, अन्यथा फिर से अध्ययन क्यों करें? अगर मैं इस साल परीक्षा में पास नहीं हुआ तो मेरे माता पिता मुझे बहुत डांटेंगे। यह एक साल की बर्बादी है। हर रात दीनमत देर तक पढ़ाई करने के लिए जागती है। कभी-कभी जब टिएट निन्ह आधी रात को बाथरूम जाने के लिए उठती है, तो वह उसे गणित की समस्याओं से जूझते हुए देखती है। ऐसा लगता है कि हर कोई कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। क्या सभी हाई स्कूल के छात्रों को ऐसा होना चाहिए? टिएट निन्ह ने देखा कि डो मिन्हवी ने दीनमैट को ल्यूक थोई मियाँ की ओर धकेल दिया। वह भी मारा गया और उसे दीनमैट के सिर पर थपथपाते हुए एक कदम पीछे हटना पड़ा। न जाने उसने क्या कहा, दीनमैट अचानक पलटा और भाग गया। डो मिन्हवी ने ल्यूक थोई मियाँ को घूरकर देखा और दीनमैट के पीछे भागा। दोनों लड़कियां अभी कुछ देर पहले तक स्पष्ट रूप से नाराज थीं, लेकिन अगले ही पल वे पलट गईं और लड़कों के साथ हंसने लगी। लू शी मियाँ ने अपने हाथ अपनी पैंट में डाले और पीछे पीछे आराम से चलने लगा। किन यांग ने दौड़कर उसकी गर्दन में हाथ डाला, लेकिन उसे धक्का दे दिया गया। पहली बार जू निंग ने डिंगमी की कुछ हद तक प्रशंसा की, पढ़ाई में उसकी लगन की प्रशंसा की, उसके आसपास के युवा दोस्तों की प्रशंसा की। ऐसा लग रहा था कि डिंगमी में वह सब कुछ था जो एक लड़की की जवानी में होना चाहिए। उसके बारे में क्या? ऐसा लग रहा था कि उसके पास कुछ भी नहीं था। वह अपनी जवानी बर्बाद कर रहा था, यहाँ तक कि उसकी परछाई भी नहीं थी। पूरी क्लास के सामने टू खिएन द्वारा यह कहना कि उसे डो मिन्हवी पसंद है,
यह बात होमरूम टीचर को पता चल गई। उस दोपहर स्कूल के बाद उसे ऑफिस बुलाया गया। ली ची-बान ने नतीजों को देखा और कहा, हालांकि इस बार तुम्हारे परीक्षा परिणाम बेहतर हुए हैं, फिर भी तुम सबसे नीचे हो। भले ही दो मिन्हवी को विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की परवाह न हो, फिर भी वह मुझसे बेहतर प्रदर्शन करेगी। अपने आप को देखो, तुम उससे कितने अंक पीछे हो। तू खिएन का लंबा शरीर लकड़ी की तरह अकड़ गया था। उसने अपना सिर नीचे करके देखा। उसका कुल स्कोर उससे 30 अंक ज्यादा था। ली ची-बान ने एक अनुभवी लहजे में उससे कहा, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम छात्र क्या सोच रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम और दो मिन्हवी एक जैसे नहीं हो। स्नातक होने के बाद वह अपना बैग पैक करके विदेश भाग जाएगी। तुम दोनों के बीच की दूरी और भी स्पष्ट होती जाएगी। विदेश से लौटी एक होनहार लड़की के कई प्रेमी होंगे, जिनमें आप जैसा कोई भी शामिल होगा। मुझे पता है, तू खिएन ने उदासीनता से जवाब दिया। ली ची-बान ने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम्हें क्या पता, तू खिएन ने आत्महीनता से हंसते हुए कहा, मैं अपने और उसके बीच की दूरी जानता हूँ। दो मिन्हवी सुंदर, उदार, उच्च उपलब्धियों वाली तथा अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि वाली महिला है। तू खिएन जानती थी कि उसका भविष्य उज्ज्वल है, और यह भी जानती थी कि उनके द्वारा चुने गए रास्ते एक जैसे नहीं थे, और उनके बीच की दूरी अंततः और भी बढ़ती जाएगी। ली ची-बान ने अपने सामने बड़े बच्चे को देखा। आखिरकार वह अभी भी अपने छात्र से प्यार करता था। उसकी आवाज नरम हो गई। अपने सभी विचारों को एक तरफ रखो। चलो कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद बात करते हैं। कक्षा में वापस जाओ और पढ़ाई जारी रखो। तू खिएन ने खिड़की के बाहर दीनहिम्मत के साथ अपना अंग्रेजी होमवर्क जमा करने आ रहे दो मिन्हवी को देखा। उसका चेहरा उदास था। वह उसे 10वीं कक्षा से या शायद उससे भी पहले से पसंद करता था। अचानक एक पल में वह इस रिश्ते को जारी रखना चाहता था, क्योंकि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। उस दिन के बाद तू खिएन बहुत बदल गया। उसने कक्षा के दौरान खेलना बंद कर दिया, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने लगा, और जब उसे कुछ समझ में नहीं आता था तो वह ल्यूक थोई मियाँ से पूछता था। टैन डांग ने अपना सिर खुजलाया। अरे, तुम मुझे बहुत तनाव में डाल रहे हो। तू खिएन ने उसे घूरकर देखा। तुम पर क्या दबाव है, टैन डांग? यदि आप सभी अच्छे स्कूलों में प्रवेश पालें, तो मुझे क्या करना चाहिए? ल्यूक थोई मियाँ ने उसकी ओर देखा और चेतावनी दी। अगर तुम्हें अपने माता पिता से पिटाई का डर नहीं है, तो खेलते रहो। किन यांग को अचानक लगा कि दुनिया ने उसे छोड़ दिया है, और जब जनवरी आने वाला था तो उसे अचानक एक एहसास हुआ और वह कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों की सेना में शामिल हो गया। उसने शहर भर में पहली बार मॉक परीक्षा दी, और अंकों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा में एक भी अंक का अंतर कीमती था। डिंगमी कक्षा में 8वें स्थान पर थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी तू खिएन, वह कक्षा में शीर्ष 20 में शामिल हो गया। उसकी रैंकिंग में 20 पायदान की उछाल आई, जो उसे डार्क हॉर्स कहलाने के योग्य बनाती है। इसलिए निश्चित रूप से किसी भी आलसी लड़के को नीचा न देखें, उन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है। दो मिन्हवी ने अपना सिर घुमाकर तू खिएन की ओर देखा और दिल की गहराइयों से मुस्कुराई। अच्छा लड़का, तू खिएन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार मैं बेहतर कर सकता हूँ। दो मिन्हवी ने सोचा और पूछा, आप किस स्कूल में आवेदन करना चाहते हैं? तू खिएन ने जवाब नहीं दिया। दो मिन्हवी को शर्मिंदगी महसूस हुई। दिनहमत ने गणित की परीक्षा ल्यूक थोई मियाँ को थमा दी, ताकि वह देख सके। ल्यूक थोई मियाँ ने उसकी ओर देखा। दिनहमत ने स्कोर की ओर इशारा किया। यहाँ देखो, 128 अंक। इस बार ल्यूक थोई मियाँ को गणित में परफेक्ट स्कोर मिला। उनके लिए 128 अंक ज्यादा नहीं माने जाते,
लेकिन दिन मैट का इतने अंक पाना वाकई बुरा नहीं था। उसकी ताकत अंग्रेजी और साहित्य है, प्राकृतिक विज्ञान भी ठीक है, सबसे खराब गणित है। प्राकृतिक विज्ञान। चीन में विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में 3 विषयों भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान का एक व्यापक परीक्षण है। बाइक के अनुसार यह लगभग हमारे देश की वर्तमान शैली के समान है, इसलिए मैं इसे इसी नाम से पुकारूंगा। दिनमात को डर था कि सामने की मेज पर बैठा व्यक्ति सुन लेगा कि वे दोनों क्या कह रहे हैं, इसलिए उसने अपनी नोटबुक पर एक पंक्ति लिखी और उसे अपनी मेज पर फेंक दिया। मैंने कहा था कि हम सिनेमा देखने चलेंगे, क्या तुम भूल गए? ल्यूक थोई मियां ने उसकी ओर देखा और अपनी आवाज धीमी कर ली। मैं नहीं भूलूंगा। दिनमत ने मुस्कुराते हुए एक और पंक्ति लिखी। तो हम कब जाएंगे? हमें कौन सी फिल्म देखनी चाहिए? समय तय करने के बाद ही वह सहज महसूस कर सकी। ल्यूक थोई मियां ने इसे पूरा पढ़ा, कलम उठाई और कुछ शब्द लिखे। नोटबुक दिनमत को वापस कर दी गई। ल्यूक थोई मियां की लिखावट बहुत सुंदर थी, लेखनी सशक्त थी। आखिरी स्ट्रोक का प्रयोग बहुत जोर से किया गया था, लगभग पृष्ठ को छेदते हुए। आप जो भी फिल्म चाहें देख सकते हैं। दिनमत और भी अधिक प्रसन्न होकर मुस्कुराई। उसके गालों के गड्ढे स्पष्ट रूप से मिठास दिखा रहे थे। लू शी मियां ने उसके चेहरे की ओर देखा, उसके होठों के कोने भी मुड़े हुए थे। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई लोग थे जो उसे गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहते थे, और ऐसी भी कई लड़कियां थीं जो सक्रिय रूप से उसका पीछा करती थी। लेकिन लू शी मियां को हमेशा लगता था कि वे आंखों को अच्छी नहीं लगती। तू खियन ने पूछा, आंखों को अच्छी नहीं लगने वाली क्या चीज है? हर कोई सुंदर है। ल्यूक थोई मियां केवल मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें खुद से घृणा हो रही थी। वह शायद यह स्वीकार नहीं करना चाहता था क्योंकि उनकी मुस्कान उसकी मुस्कान जितनी मीठी नहीं थी, और वह यह स्वीकार नहीं करना चाहता था क्योंकि उनमें से किसी का भी नाम दिनमत नहीं था। उस रात दिनमत होमवर्क करते हुए देर तक जागती रही। उसके हाथ इतने ठंडे थे कि वे अकड़ गए थे। उसने जल्दी से गर्म पानी की बोतल चार्ज की। गल्प गल्प। गर्म पानी की बोतल पर लगी लाल बत्ती अचानक बुझ गई। शोर सुनकर टिएट निन्ह जाग गया। उठकर दिनमैट की पीठ पर देखा और पूछा, क्या समय हो गया है? टिएट निन्ह अचानक बोला। दिनमत चौंका, फिर घड़ी की ओर देखा। 1 बज गया। टिएट निन्ह ने अपनी आंखें रगड़ी। वह हमेशा की तरह जागने पर उतना परेशान नहीं था, और धीरे से पूछा, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? दिनमात को नहीं पता था कि आज उसे क्या हो गया था कि वह अचानक इतनी दयालु और बातूनी हो गई, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, मैं सोने जा रही हूँ। टिएट निन्ह ने कंबल को गले लगाया और उठकर बैठ गई, तथा पुनः पूछा, या तुम थकी नहीं हो? हर दिन पूरी रात जागते रहो। दिनमत ने गर्म सेंक बैग को गले लगाया, अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा, और ईमानदारी से कहा, कुछ महीनों की थकान के बाद यह इसके लायक है। टिप निन्ह ने कोई जवाब नहीं दिया, कंबल फेंक दिया और बाथरूम जाने के लिए उठ गया। जब वह वापस लौटा तो दिनमत अपनी किताबें पैक कर रहा था। दिनमत भी बिस्तर पर जाने से पहले बाथरूम गई। वह इतनी थकी हुई थी कि उसने अपना चेहरा तकिए से दबा लिया और तुरंत सो गई। रात के सन्नाटे में टिएट निन्ह परेशान होकर उठी। अचानक उसे खुद से नफरत होने लगी कि उसने पूरे दिन कुछ नहीं किया। दिनमत के लिए, हालांकि उसका जीवन थका देने वाला था, लेकिन यह समृद्ध था। उसके लिए हर दिन सार्थक था, और वह रात को चैन की नींद सो पाती थी। उसके विपरीत, हर रात सोने से पहले उसे ऐसा लगता था कि उसने एक दिन व्यर्थ ही जिया है। उसे नहीं पता कि वह क्या कर रही है। वह भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन वह हमेशा सीख नहीं पाती। ऐसे कई सवाल थे जिन्हें वह हल करना नहीं जानती थी।
जितना ज्यादा वह हल करना नहीं जानती थी, उतना ही वह उलझन में थी, उतनी ही निराश थी। दिन ब दिन जू निंग निराश और उलझन में थी। अगली शाम, जब डिंगमी भौतिकी के सवाल हल कर रही थी, जू निंग अचानक दूसरी मेज के कोने में बैठ गई और गणित का एक सवाल हल करने के लिए निकाल लिया। आधे घंटे बाद जू निंग ने एक बड़ा दृढ़ संकल्प किया, सवाल को आगे बढ़ाया और धीमी आवाज में पूछा, डिंगमी, तुम यह सवाल कैसे हल करती हो? दिनमत ने उसे अजीब नजरों से देखा। टिएट निन्ह ने घूरकर देखा, तुम क्या देख रहे हो? मेरे पिताजी ने मुझे तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए कहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ना चाहता हूँ? डिंगमी ने उससे बहस नहीं की। एक बार समस्या को पढ़ा, यह मुश्किल नहीं था, इसलिए उसने इसे एक बार जू निंग को समझाया। उस रात के बाद जू निंग अक्सर उससे उसके लिए गणित की समस्याएं हल करने के लिए कहती थी। जू जेन और झो किंग यह देखकर बहुत खुश होते थे। टिएट चान ने कहा, यह सही है, मुझे पहले दिन मट के साथ अध्ययन करना चाहिए था। चू थान ने दीन मत से कहा, तियो मत, टिएट निन्ह को पढ़ाते समय सावधान रहना, तब तक हमारे परिवार के 2 बच्चे कॉलेज में होंगे, इससे कितनी बड़ी बात होगी। दिन मत ने भौहें सिकोड़ी और कोई जवाब नहीं दिया। टिएट निन्ह का फाउंडेशन बहुत खराब था। एक शाम को उसका बहुत सारा समय समीक्षा में चला गया। उसके पास देर तक जागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कभी-कभी तो वह सुबह 2 बजे तक बिस्तर पर नहीं जाती थी। टिएट निन्ह को यह पसंद नहीं था कि चू थान के होठों पर हमेशा कॉलेज का छात्र शब्द लटका रहे, इसलिए उसने भौहें सिकोड़ी और परीक्षा के पेपर वापस अपनी सीट पर ले गया। बोर्ड के कोने में लटका कॉलेज प्रवेश परीक्षा का उल्टी गिनती कैलेंडर हर दिन छोटा होता जा रहा था और समय अचानक बहुत तेजी से बीत रहा था। पलक झपकते ही यह पहले से ही नया साल का दिन था और स्कूल ने 12वीं कक्षा के छात्रों को 8 दिन की छुट्टी दे दी थी। छुट्टी से एक दिन पहले डीन मैट ने ल्यूक थोई मियां से पूछा, चलो 5 तारीख को कोई फिल्म देखने चलते हैं। हर साल चौथे से 8वें दिन टिएट चान और चू थान टिएट निन्ह और टिएट टियो बान को श्रीमती टिएट के घर ले जाते थे ताकि वे टेट का जश्न मना सकें, ठीक छुट्टियों के समय जब उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता था। लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन था, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने से डर रहा था जिसे वह जानती थी। ल्यूक थोई मियां एक किताब पढ़ रहा था, ऊपर नहीं देख रहा था। जो भी तुम चाहो, दिनमत ने मुंह बनाते हुए कहा, तो मैं तुम्हें उस दिन फोन करूंगा। शाम को जब डिंगमी घर लौटी तो जू जेन और झो किंग वहां बैठे अपने नए घर की तस्वीरों की तुलना कर रहे थे। जू निंग बहुत उत्साहित थी और उनसे चर्चा कर रही थी। जू निंग ने कहा, यदि आप यह घर खरीदते हैं तो आपको सबसे बड़े कमरे में रहना होगा। टिएट चान, यह कमरा आपके छोटे भाई के लिए है। टिएट निन्ह तुरंत भड़क गया, मैं उसे यह क्यों दूं? यह बहुत छोटा है, एक छोटा कमरा ही ठीक रहेगा। चू थान ने टिएट चान की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। टिएट चान ने कहा, यदि आप दूसरे दर्जे के स्कूल में परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको बड़ा कमरा मिलेगा। यदि आप पास नहीं होते हैं तो आपको छोटा कमरा मिलेगा। टिएट निन्ह ने अब और बहस करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, तो डीन मैट किस कमरे में है? चू थान ने कहा, अभी भी एक कमरा और है। डीन मत अपने जूते उतारते हुए स्तब्ध थी। टिएट निन्ह को इस बात की क्या परवाह थी कि वह किस कमरे में है? तुरंत ही मैंने उसे यह कहते सुना, क्या तुम अध्ययन नहीं करना चाहते थे? टिएट चान शर्मिंदा हो गया और धीरे से खांसते हुए डांटने लगा, बकवास। पिताजी ने कब कहा कि वे अध्ययन कक्ष का नवीनीकरण करने जा रहे हैं? दिनमात ने अपने जूते बदलने का काम पूरा किया, उनकी ओर देखा और अचानक मुस्कुराया। मैं बीजिंग में विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा देने की योजना बना रहा हूँ।
मैं शायद भविष्य में शायद ही कभी वापस आऊंगा। आपको मेरे लिए एक कमरा छोड़ने की जरूरत नहीं है। हर कोई दंग रह गया। टिएट चान का चेहरा ठंडा था। आप क्या बात कर रहे हैं? हम परिवार हैं। हम आपका कमरा कैसे नहीं ले सकते? टिएट निन्ह की बकवास मत सुनो। चू थान की अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छी नहीं थी। उसने जल्दी से उसे शांत किया। यह सही है। आपके लिए एक कमरा कैसे नहीं हो सकता? टिएट निन्ह बकवास कर रहा है। बकवास मत सोचो। बस विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयारी करो। दिनह मठ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हमेशा अच्छी तैयारी की है। मैं अच्छे स्कूल की परीक्षा पास करूंगी। खुद को प्रोत्साहित करने के लिए उसने आखिरी हिस्से पर बहुत जोर दिया। खंड 1 अध्याय 24। अनुवादक। होई डुओंग कमरे में लौटते हुए दीना मैट ने अपना स्कूल बैग टेबल पर रखा, कुर्सी पर बैठ गया और अपने आंसू पोंछे। दरवाजे के बाहर शोर सुनकर दीना मैट ने जल्दी से अपने स्कूल बैग से समीक्षा प्रश्न निकाले, फिर एक कलम निकाली और घबराहट में उन सभी चीजों को तैयार करने के बाद दरवाजा खोला। टिएट निन्ह अंदर आया। उसने देखा कि दीन मैट सवाल करने के लिए अपना सिर झुका रहा है। एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, मैंने अभी ऐसा नहीं कहा था। यह बस निकल गया। टिएट निन्ह ने उसे फिर समझाया, यह वास्तव में दुर्लभ था। दीना मत ने मन ही मन सोचा। दीना मत ने कभी भी टिएट निन्ह और टिएट चान की परवाह नहीं की। उन्होंने उसके साथ एक बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार किया और उसने भी उनके साथ परिवार की तरह व्यवहार नहीं किया। उसे झो किंग के रवैये से दुख हुआ। वह उसकी माँ थी, लेकिन उसे केवल शांति बनाए रखने की चिंता थी। उसने जू जेन और जू निंग के सामने कभी भी उसकी रक्षा नहीं की थी। जू निंग ने डिंगमी को जवाब देते नहीं देखा, इसलिए वह थोड़ी नाराज थी। उसने उसे अनदेखा किया और एक फिल्म देखने चली गई। उस रात जू परिवार का डिनर बेहद शांत था। यहाँ तक कि जू जियाओबिन ने भी चहकने की हिम्मत नहीं की। डिंगमी ने केवल अपना सिर नीचे किया और खाया, एक शब्द भी नहीं बोला। नए साल की पूर्व संध्या तक 2 और दिन होने के साथ झो किंग ने सामान्य सफाई में मदद करने के लिए डिंगमी और जू निंग को बुलाया। करीब आधे घंटे तक काम करने के बाद टिएट निन्ह खेलने के लिए भाग गई। डिंगमी को अचानक बहुत गुस्सा आया और उसने तौलिया नीचे फेंक दिया। जब झो किंग और टिएट चान ध्यान नहीं दे रहे थे, तो वह भी बाहर चली गई। डिंगमी बस स्टॉप पर खड़ी थी और उसने डो मिंग वेई को पुकारा, वेई वेई, क्या तुम फ्री हो? दो मिन्हवी मुस्कुराए, बहुत स्वतंत्र। क्या तुम मुझे ढूंढने आना चाहोगे? दिनह मत ने अपनी घड़ी देखी, अभी भी थोड़ा जल्दी थी। मैं तुम्हें खोजने आया था। यह जगह 2 मिन्हवी के घर से ज्यादा दूर नहीं है। दिनह मठ को वहां पहुंचने में करीब 20 मिनट लगे। 2 मिन्हवी ने दिनह मठ के लिए दरवाजा खोला, उसके चेहरे को गले लगाया। तुमने दुपट्टा क्यों नहीं पहना है? बाहर बहुत ठंड है। मैं इतनी जल्दी में निकला कि भूल गया। दीना मत ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। अंदर आएं। 2 मिन्हवी के घर में अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम चालू था। दीना मत ने अंदर प्रवेश करते ही राहत की सांस ली। 2 मिन्हवी के माता पिता भी घर पर थे। दीना मत ने आज्ञाकारी ढंग से उनका अभिवादन किया। नमस्ते चाचा और चाची, मदर डू ने उत्साहपूर्वक कहा। टियो मैट खेलने के लिए यहाँ है। दिनह मट ने सिर हिलाया। हाँ, मैं मिन्हवी के साथ खेलने आया हूँ। 2 मिन्हवी ने दीनह का हाथ खींचा। चलो ऊपर चलते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। यह क्या है? दीनह मत ने 2 मिन्हवी का पीछा करते हुए पूछा। युवा लड़की का शयन कक्ष ताज़ी खुशबू से भरा हुआ था। गुलाबी राजकुमारी बिस्तर पर नए कपड़े बिखरे हुए थे। 2 मिन्हवी ने एक सफेद फर कोट लिया और उसे दीनह की बाहों में ठूंस दिया। जल्दी से इसे आजमाओ। दीनह मत ने तुरंत अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं।
मेरे पास कपड़े हैं, डो मिन्हवी ने बताया। यह शर्ट मेरे चचेरे भाई ने मुझे विदेश से भेजी थी, लेकिन यह बहुत छोटी है, यह मुझे फिट नहीं आती। आप मुझसे छोटे हैं, यह निश्चित रूप से फिट होगा। दिनमत ने सोचा कि डो मिन्हवी ने जानबूझकर ऐसा कहा है, इसलिए उसने फिर भी अपना सिर हिला दिया। डो मिन्हवी के पास उसे दिखाने के लिए उसे पहनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह फर कोट एक छोटा, चुस्त दुरुस्त स्टाइल है। डो मिन्हवी भी पतली है, लेकिन अच्छी तरह से बड़ी है। उसकी छाती थोड़ी भरी हुई है। मैं इसे वाकई नहीं पहन सकती, और मुझे नहीं पता कि इसे किसे दूं। क्या इसे अलमारी में सड़ने देना बेकार नहीं होगा? मेरी माँ ने भी मुझे इसे दे देने को कहा था। दीनमत ने डो मिन्हवी की छाती को देखा, मुख्य बात के बारे में सोचते हुए, थोड़ा शर्माते हुए। मैं आपको मेरे साथ अंडरवियर खरीदने के लिए आमंत्रित करने आया था। इससे पहले दीनमत अक्सर सबसे छोटे पैडेड ब्रा साइज पहनती थी। डो मिन्हवी अक्सर उसके साथ खरीदारी करने जाती थी। मासिक परीक्षा के बाद उसे तुरंत लगा कि उसका अंडरवियर थोड़ा तंग है, लेकिन क्योंकि वह पढ़ाई में व्यस्त थी, इसलिए उसके पास इसे खरीदने का समय नहीं था। अब उसने नीचे केवल एक छोटी सी टैंक टॉप पहनी हुई थी। डू मिंगवेई 2 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई, फिर तुरंत शर्ट फेंक दी, उत्साहित होकर, वाह! अंततः दिनतियोम अब हवाई अड्डा नहीं रहा। वह आगे बढ़ी और दिनमत की शर्ट खींचने की कोशिश की, जिससे वह डर गया और जल्दी से अपनी छाती ढकने लगा। डो मिन्हवी, ऐसे गुंडे बनना बंद करो। दोनों लड़कियां कुछ देर तक इधर उधर खेलती रहीं। डू मिंगवेई के दबाव में दिनमैट को फर कोट पहनकर देखना पड़ा, जिसे शॉर्ट स्कर्ट के साथ पहना गया था। डू मिंगवेई ने उसका कंधा पकड़ा और उसे शीशे की ओर धकेला। यह सुंदर है। 5वें दिन डेट पर जाने के लिए यह पोशाक पहनो। दिनमत को भी यह सुंदर लगा। उसने शर्ट खींची और एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन ये आपके कपड़े हैं। दीनतियोमत, तुम इतनी लंबी बातें क्यों कर रहे हो? मैं इसे पहन नहीं सकता। क्या मुझे इसे अलमारी में ही फफूंद लगने के लिए छोड़ देना चाहिए? डिंगमी को उसके द्वारा मना लिया गया और वह फर कोट स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया। अगले दरवाजे पर तीसरी मंजिल पर टैनडांग बालकनी से धूम्रपान करते हुए झुका हुआ था। डू मिंगवेई और डिंगमी को कार में बैठते हुए देखकर वह जल्दी से मुड़ा और कमरे में खेल खेल रहे 2 लोगों को पुकारा, अरे, डू मिंगवेई और डिंगमी कार में बैठ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। तू खिएन ने पीछे मुड़कर देखा। तुम्हें इसकी परवाह क्यों है कि वे कहाँ जाते हैं? तू खिएन ने मेज पर रखा सिगरेट का पैकेट उठाया और ल्यूक थोई मियाँ के लिए एक सिगरेट निकाली। एक सिगरेट पीना चाहोगे? ल्यूक थोई मियाँ ने उसे लात मारी। उसकी आवाज घृणा से भरी हुई थी। मेरे कमरे में धूम्रपान मत करो। टैनडांग अंदर आया और कांच का दरवाजा बंद कर दिया। तू खिएन ने असमंजस में ल्यूक थोई मियाँ को देखा। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों से धूम्रपान करते नहीं देखा है। टैनडांग ने इसके बारे में सोचा और पाया कि यह सच था। आपके जन्मदिन के बाद से मैंने आपको कभी धूम्रपान करते नहीं देखा। हाई स्कूल के लड़कों का बाथरूम में छिपकर धूम्रपान करना सामान्य बात है। तू खिएन हाल ही में कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है और दबाव में होने पर बहुत अधिक धूम्रपान करता है। पिछली बार जब वे तीनों एक साथ बाथरूम गए थे, तो तान डुओंग और तू खिएन दोनों ने धूम्रपान किया था। केवल ल्यूक थोई मियाँ ने नहीं किया था। दुर्भाग्य से उस समय लीची बान ने उन्हें पकड़ लिया। ल्यूक थोई मियाँ ने शांति से होमरूम शिक्षक को उन दोनों को डांटते हुए देखा, लेकिन अपनी चीजें दूर नहीं रखीं। गया। ल्यूक थोई मियाँ ने माउस को फेंक दिया, अपना सिर पीछे झुकाया और थोड़ा खिंचा। तान डुओंग और तू खिएन ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या तुम सच में हार मान रहे हो?
ल्यूक थोई मियाँ ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, हाँ, पहली बार उन्होंने जिज्ञासावश सिगरेट पी थी। जब ल्यूक थोई फोंग ने उनसे पूछा कि क्या वे भी इसे आजमाना चाहेंगे, तो उन्होंने इसे आजमाया। तान डांग और तू खिएन ने भी उससे सीखा, लेकिन अब इस व्यक्ति ने कहा कि वह छोड़ देगा और छोड़ देगा। तान डांग ने अपना सिर खुजलाया। क्यों? ल्यूक थोई मियाँ ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह नहीं जानते थे कि क्या कहें। हर बार जब वह सिगरेट को छूता, तो उसे डिंग मी की सेकंड हैंड स्मोकिंग याद आती। इसे बहुत ज्यादा याद करने से उसे गुस्सा आता, इसलिए उसने इसे फिर से न छूने का फैसला किया। डुमिंग वेई डिंग मी को शॉपिंग मॉल ले गया। डिंग मी थोड़ी चिंतित थी। डुमिंग वेई जानता था कि वह क्या सोच रही थी और उसने उसे प्रोत्साहित किया। यह लगभग नया साल है, इसलिए यहाँ बहुत सारी छूट है। यह एक छोटी सी दुकान पर मिलने वाली चीजों से बहुत अलग नहीं है और गुणवत्ता अच्छी है। बेशक छूट बहुत ज्यादा थी। एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। दिनमत ने सोचा कि यह ठीक है। 2 मिनहवी और उसने 2 चुने। कर्मचारियों को अपना माप लेने दिया। दिनमत फिटिंग रूम में चली गई। बाहर खड़े कर्मचारियों ने पूछा, छोटी लड़की, क्या तुम जानती हो कि इसे कैसे पहनना है? या मुझे आपकी मदद करनी चाहिए? दिनमत ने तुरंत जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं, मैं इसे खुद पहन सकता हूँ। एक किशोरी लड़की अभी भी दूसरों को अपना शरीर दिखाने में बहुत शर्मीली थी। दयालु कर्मचारियों ने उसे याद दिलाया, अपनी पीठ को लगभग 45 डिग्री झुकाएं, अपने शरीर के दोनों हिस्सों को आगे की ओर धकेलें, आपकी छाती बेहतर दिखेगी। दीनमत पतली थी। उसकी छाती बिल्कुल भी नहीं थी। मुलायम और सुंदर। उसने इसे पहना। यह काफी मुलायम था। 2 मिनहवी दरवाजे के बाहर खड़े थे और पूछा, दीनमत, क्या यह फिट है? या फिर मैं आपके लिए 2 और ढूंढूं? कोई जरूरत नहीं है। उसने उन्हें पहना और 2 बैग खरीदने का फैसला किया, एक सफेद और एक गुलाबी। जब वह उस रात घर पहुंची, तो चू थान ने दीन मैट के हाथों में 2 बैग देखे और सोचा कि चूंकि नया साल आ रहा है, इसलिए उसे दीन मैट के लिए नए कपड़े खरीदने चाहिए। तुमने कपड़े खरीदे? दिन मैट ने सिर हिलाया। यह नहीं कहा कि उसने सिर्फ अंडरवियर, फर कोट और शॉर्ट स्कर्ट खरीदे हैं, जो 2 मिनहवी ने उसे दिए थे। चू थान ने अपने हाथ रगड़े। उसे आज बिना सफाई किए खेलने के लिए बाहर भाग जाने के लिए दोषी नहीं ठहराया, यहाँ तक कि उसे देने के लिए 500 डोंग लेने के लिए कमरे में वापस गया। मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ और खरीदना है, तो खुद जाकर खरीद लो। अगर यह पर्याप्त नहीं है, तो बस माँ को बता दो। चू थान के लिए उसे इतने पैसे देना दुर्लभ था। दीनमत जानता था कि वह पिछली रात की भरपाई करना चाहती थी। वह इतनी अहंकारी नहीं थी कि पैसे लेने से मना कर दे। उसने हाथ बढ़ाया और पैसे ले लिए। उसे फिल्म के 5वें दिन इसकी जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद, माँ। टियत निन्ह कमरे में अपने फोन से खेल रहा था और उसने दिन मैट को कुछ बैग वापस लाते देखा। उसे दिलचस्पी लग रही थी। तुमने कौन से कपड़े खरीदे हैं? मुझे दिखाओ। दिनमत ने अपनी अलमारी में सामान रखा। अंडरवियर खरीदो। टियट निन्ह की रुचि खत्म हो गई। यदि आप इसे नहीं देखना चाहते हैं, तो इसे भूल जाइए। टेट के दूसरे दिन 2 मिनहवी ने फोन किया। हमारी कक्षा ने 5वें दिन इकट्ठा होने के लिए एक नियुक्ति की है। हम में से अधिकांश जा रहे हैं। आपको भी जाना चाहिए, अन्यथा मैं ऊब जाऊंगा। क्या आप ल्यूक थोई मियाँ से कह सकते हैं कि वह शुक्रवार को फिल्म देखने चलें? दिनंत असमंजस में था। सभा? क्या आप ग्रुप में समाचार नहीं पढ़ते? मैंने नहीं। उसका फोन बहुत अच्छा नहीं था। आम तौर पर केवल कॉल करने और टेक्स्ट करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। टियट निन्ह के ऑनलाइन समय को सीमित करने के लिए टियट चान ने घर पर कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्कनेक्ट कर दिया और वह शायद ही कभी ऑनलाइन जाती थी।
दो मिनहवी असहाय थी। ठीक है, तो क्या तुम जा रही हो? दिनमट हिचकिचाई। सहपाठियों के साथ घूमने की तुलना में वह ल्यूक थोई मियाँ के साथ फिल्म देखने जाना अधिक चाहती थी। पहले मुझे ल्यूक थोई मियाँ से पूछना चाहिए। दरअसल दीन मैट ने शायद ही कभी ल्यूक थोई मियाँ को फोन किया था, क्योंकि वे लगभग हर दिन मिलते थे। दूसरी तरफ से फोन उठाया गया और लू शी मियाँ की सुस्त आवाज गूंजी। क्या हुआ? क्या आप हमारी कक्षा की सभा के बारे में जानते हैं? जानना, दिनमट ने पूछना चाहा। तो क्या आप जा रहे हैं? ल्यूक थोई मियाँ ने फैटी के चमकदार फर को सहलाया। उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ा। चलो चलें। उसके सिर पर चढ़ जाओ। क्या तुम्हें याद है कि तुमने 5 तारीख को मेरे साथ सिनेमा देखने चलने का वादा किया था? दिनमैट अब उससे बात नहीं करना चाहता था। ल्यूक थोई मियाँ ने क्वेट बियो को एक तरफ फेंक दिया और हंसते हुए कहा, केटीवी रूम के सामने एक मूवी थिएटर है जहां हमारी कक्षा इकट्ठा होने की योजना बना रही है। अगर तुम अभी भी इसे देखना चाहते हो तो हम बीच में ही छोड़ सकते हैं। दिनमट हंसे। सच? ल्यूक थोई मियाँ, नकली। उसने कहा, यह सच है। आप मुझसे वादा किए। उसके विरोध का इंतजार किए बिना दिनमट ने निर्णायक रूप से उसका फोन काट दिया। टेट के चौथे दिन की सुबह चू थान और टिएट चान ने पिछले साल की तरह श्रीमती टिएट के घर जाने की तैयारी नहीं की। चू थान ने कहा, 2 दिन में तुम्हें और टिएट निन्ह को स्कूल जाना होगा। हम इस साल वहां वापस नहीं जाएंगे। हाँ? दिनमत स्तब्ध रह गया। अचानक उसे थोड़ी निराशा महसूस हुई। उसे डर था कि कल रात उसे कड़ी निगरानी में रखा जाएगा और वह ल्यूक थोई मियाँ के साथ फिल्म देखने नहीं जा सकेगा। उसने अपने होंठ सिकोड़े। मुझे पता है। टिएट निन्ह लगभग हर दिन देर से घर आता था, बिना कुछ जाने इधर उधर खेलता रहता था। उस रात जब वह घर आया तो टिएट चान ने उसे डांटा। देखो दिनमैट, वह पिछले कुछ दिनों से घर पर पढ़ाई कर रहा है। वह अपना सारा समय तुम्हारी तरह खेलने में नहीं बिताता। यदि तुम इस वर्ष परीक्षा पास नहीं कर सके तो मैं देखूंगा कि तुम क्या कर सकते हो। 5वें दिन दिनमत 10 बजे तक सोता रहा और फिर उठकर अपना गणित का होमवर्क फिर से करने लगा। टिएट निन्ह को टिएट चांद द्वारा अनुशासित किया गया, दिनमत के साथ अध्ययन करने के लिए मजबूर किया गया तथा दिनमत से यह भी कहा गया, छोटे मत, तुम टिएट निन्ह को पढ़ाओ। डिंगमी संतुष्ट नहीं थी। जूनिंग की नींव बहुत खराब थी। प्रत्येक प्रश्न को समझाने में उसे आमतौर पर 10 मिनट से अधिक समय लगता था। उन दोनों ने एक साथ प्रश्न किए। डिंगमी का समय लगभग जूनिंग पर खर्च होता था। वह खुद का ख्याल नहीं रख सकती थी। दिनमट ने अपने होंठ काटे और फुसफुसाते हुए कहा, चाचा, मेरे पास अब खुद के लिए अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। टिएट चान स्तब्ध था, थोड़ा दुखी भी था, लेकिन उसने यह जाहिर नहीं किया। उसकी आवाज कठोर थी। कभी कभी सिर्फ 1 या 2 वाक्य ही आपका कितना समय ले लेते हैं। दिनमत के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना टिएट निन्ह ने क्रोधित होकर कहा, मैं भी आपसे यह उम्मीद नहीं करता कि आप मुझे सिखाएंगे। वह झल्लाकर बाथरूम में चली गई। टिएट चान ने दिनमैट की तरफ देखा और कुछ और नहीं कहा। दिनमैट हैरान और असहज था, इसलिए उसने खुद को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। शाम के 5 बजे दिनमट बाथरूम में शीशे के सामने खड़ी होकर ध्यान से अपने बाल काट रही थी। 2 मिनहवी द्वारा दिया गया फर कोट पहनकर दर्पण के सामने खड़े होकर खुद को निहारते हुए दिनमट को भी लगा कि वह इस पोशाक में बहुत सुंदर लग रही थी। यह सोचते हुए वह अचानक लू शी मियाँ से जल्दी से मिलना चाहती थी। अपने बैग में सामान व्यवस्थित करने के लिए अपने कमरे में लौटी, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह अपना फोन, बैग और लिपस्टिक साथ लाई है। डिंगमी अपने जूते बदलने के लिए बाहर चली गई। आज सुबह
डिंगमी ने झो किंग को अपने सहपाठियों के साथ घूमने के बारे में बताया था। डिंगमी को इस तरह के कपड़े पहने देखकर झो किंग ने हंसते हुए कहा, तुमने यह पोशाक खरीदी है, यह बहुत सुंदर है। सोफे पर बैठी टिएत निन अचानक उठ बैठी और ठहाके लगाकर हंसने लगी। कल टिएत निन्ह ने भी बिल्कुल इसी तरह का एक परिधान पहना था। उसने कहा कि इसकी कीमत $2,800 है। उस दिन मैं 12,000 में एक फर कोट खरीदना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। टियोनियन टिएत निन्ह का पुराना सहपाठी है, एक अमीर लड़का है, उसका परिवार बहुत अमीर है। चू थान का चेहरा बदल गया। उसने दिनह मट को देखा और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसने पूछा, इतने महंगे कपड़े खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? एक छोटी बच्ची को इतने महंगे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? टिएत चान ने भी अपना सिर उठाया, भौहें सिकोड़ते हुए उसे जांचा। दिनह मट वहीं पर स्तब्ध रह गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक एक जोकर हो जिससे पूछताछ की जा रही हो। सारी अच्छी भावनाएं अब केवल निराशा में ही रह गई थी। उसे यह स्वीकार करना सबसे मुश्किल लगा कि चू थान ने बिना कोई सवाल पूछे सीधे उस पर आरोप लगा दिया। दीनह मत ने अपना सिर नीचे कर लिया। अचानक उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने होंठ काटे, रोने से बचने की कोशिश की और केवल एक वाक्य कहा, मिनहवी ने मुझे कपड़ों का यह सेट दिया था। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने उनके हाव भावों को अनदेखा किया और दरवाजा खोलकर सीधे नीचे की ओर भागी। डिंगमी सीधे आवासीय क्षेत्र के गेट पर भागी, अपने आंसू पोंछने के लिए हाथ उठाया, अपने होंठ काटे और अपना सिर बस स्टॉप की ओर झुकाया। सड़क के किनारे खड़ी काली मर्सिडीज बेंज में डुमिंग वेई किसी को फोन करने ही वाली थी कि अचानक वह रुक गई। उसने अपना सिर घुमाकर लू शी मियाँ की ओर देखा और अचंभे में पूछा, लू शी मियाँ, क्या आपने कभी डिंगमी को रोते देखा है? एक बार देखा। ल्यूक थोई मियाँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने भी उस लड़की को आंसू पोंछने के लिए सिर झुकाते देखा। ऐसा लगता है कि दीनह मत रो रहा है। मैंने उसे पहले कभी रोते नहीं देखा। ल्यूक थोई मियाँ ने 2 मिनहवी की परवाह नहीं की, दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गया, जल्दी से चल पड़ा। दीनह मत को अचानक पीछे वाले व्यक्ति ने पीछे खींच लिया। वह घबरा गई और घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए जिन्हें वह छिपा नहीं पाई। उस व्यक्ति को आते देख दिनह मट ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। उसका दूसरा हाथ जल्दी से उसके आंसू पोंछ रहा था। ल्यूक थोई मियाँ ने उसे गौर से देखा, अपनी आवाज कम की और पूछा, घर पर अन्याय सहना पड़ रहा है? दिनह मत आंसू पोंछने में व्यस्त था और उसने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। लू शी मियाँ ने उसे आगे खींच लिया। डू मिंग वेई कार से बाहर निकली और उसकी तरफ देखा। मीमी डिंगमी ने अपने होंठ सिकोड़े और मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन उसका मूड बहुत खराब था, वह मुस्कुरा नहीं सकती थी। डू मिंग वेई ने उसे पीछे की सीट पर बैठा दिया। लू शी मियाँ ने उसकी तरफ देखा, अपने होंठ सिकोड़े और यात्री सीट पर बैठ गई और ड्राइवर से इंजन चालू करने के लिए कहा। सड़क पर डू मिंग वेई हमेशा डिंगमी के करीब रहती थी। कुछ कहना चाहती थी लेकिन खुद को रोक लेती थी। दिनह मट ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। 2 मिनहवी ने एक क्षण सोचा, लेकिन अंत में वह पूछे बिना नहीं रह सका, क्या हुआ? क्या टाई निंग ने तुम्हें धमकाया? दीनह मत ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह नहीं जानता था कि 2 मिनहव्य से क्या कहे। 2 मिनहवी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बेशक, आप हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। दिनह मत ने फिर भी अपना सिर हिलाया। 2 मिनहवी, चुप रहो। ल्यूक थोई मियाँ अचानक बोल पड़े। 2 मिनहवी समझ गए। उन्होंने दीनह मट को गले लगाया और दुखी मन से कहा, कोई बात नहीं, जब तुम ठीक महसूस करो तो मुझे बताना।
दीनमत ने अपना सिर उसके कंधे पर टिकाकर सिर हिलाया। जब वे सभा स्थल पर पहुंचे तो दीनमत की आंखें अभी भी लाल थीं। दो मिनहवी ने पहल करते हुए कहा, चलो ऊपर जाने से पहले थोड़ा इंतजार करते हैं। ल्यूक थोई मियाँ कार से बाहर निकले और उनके लिए दरवाजा खोला। आप पहले अंदर जाइए। यह वाक्य दो मिनहव्य के लिए है। दो मिनहव्य अचंभित रह गए, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, तो मैं पहले जाऊंगा। दो मिनहवी के चले जाने के बाद ल्यूक थोई मियाँ कार के दरवाजे पर झुके और दीनमत को संकेत दिया, कार से बाहर निकलो। दीनमत कार में बैठ गया, उसकी ओर देखा, फिर वह भी कार से बाहर निकल गया। ल्यूक थोई मियाँ ने ड्राइवर से कहा कि वह पहले चले। दीनमत उसके सामने खड़ी थी, उसकी आंखें खरगोश की तरह लाल थी। वह शांत होने का नाटक कर रही थी और उसने पूछा, क्या हम पहले कोई फिल्म देखने चलें? क्या आप अभी भी फिल्में देखने के मूड में हैं? बेशक, ऐसा दुर्लभ अवसर, भले ही उसका मूड न हो, फिर भी वह मिलना चाहती थी। ल्यूक थोई मियाँ ने अपने हाथ जेब में डाले और उसकी ओर देखा, चलो टहलने चलते हैं। उसकी आंखों के सामने उस युवक का लंबा कद घूम गया। दीनमत अभी भी वहीं खड़ा था। जब उसे प्रतिक्रिया करने का समय मिला तो वह जल्दी से उसके पीछे भागा। हम कहाँ जा रहे हैं? बस जंगली हो जाओ। ओह, वे दोनों पास के पार्क में गए। मौसम बहुत ठंडा था और टेट की छुट्टियां थी। पार्क का गेट बहुत सुनसान था, वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। दीनमैट कुछ देर तक उसका पीछा करता रहा, लेकिन खुद को रोक नहीं पाया और छींकने लगा। ल्यूक थोई मियाँ ने अपना सिर घुमाया, अभी भी रो रहे हो? नहीं। दीनमत ने अपना सिर हिलाया। ल्यूक थोई मियाँ उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया, अपने पैर आराम से फैलाए और उसकी तरफ देखा। यह कैसा अन्याय है? मुझे बताओ। मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। दीनमत ने देखा कि उसका चेहरा ठंडा पड़ गया है। अचानक वह धीरे से मुस्कुराई, कोई बात नहीं। मेरी माँ को अपना वर्तमान जीवन बचाना है, उनके पति और बेटी जिसे उनके पति बहुत प्यार करते हैं, ये सभी मुझसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये चीजें कुछ भी नहीं हैं। मुझे इनकी आदत हो गई है। बस कभी कभी मैं खुद पर संदेह करने से खुद को रोक नहीं पाता हूँ। कॉलेज तक इंतजार करना बेहतर है। यह वाक्य मुख्यतः आत्म सुख के लिए है। लेकिन उसने वास्तव में सोचा कि विश्वविद्यालय जाना अच्छा होगा। बीजिंग आना निश्चित रूप से अब से बहुत बेहतर होगा। डिंगमी ने धीरे से उसके पैरों के नीचे कंकड़ को लात मारी। लू शी मियाँ ने अचानक उसके पैरों को पीछे खींच लिया, झुक गया, उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। डिंगमी कुछ पल के लिए खड़ी नहीं हो पाई, कुछ बार हिली और फिर उसके पैरों पर बैठ गई। वे दोनों स्तब्ध थे। डिंगमी का दिल जोर से धड़क रहा था, यह सोचकर कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। उसने चुपके से उसकी तरफ देखा, शर्मा गई और उठी नहीं। आज्ञाकारी ढंग से अपने घुटनों को बंद कर लिया, युवक के पैरों पर बैठ गई। लू शी मियाँ ने वास्तव में जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। उसने अपनी कोहनियां पैरों पर टिका ली, सिर नीचे कर लिया और भौहें रगड़ने लगा, लेकिन उसे खड़े होने के लिए नहीं कहा। काफी देर बाद उन्होंने कहा, डिंगमी, उन लोगों या उन चीजों के कारण अपने आप पर संदेह मत करो। यदि आप असुरक्षित महसूस करते हैं या आपके पास कोई सहारा नहीं है, तो मेरे पास आइए, मैं आपको सुरक्षा दूंगा, सहयोग दूंगा। युवक की आवाज बहुत गहरी और कानों को बहुत अच्छी लग रही थी। दीनमत ने अचानक अपना सिर उठाया, अपनी आंखें चौड़ी की और अविश्वास से उसकी ओर देखा। तुरंत ही उस व्यक्ति ने अपना सिर नीचे कर लिया। तुम अपनी आंखें इतनी चौड़ी क्यों कर रहे हो? आपका क्या मतलब है? दीनमत ने जल्दी से पुष्टि की।
ल्यूक थोई मियाँ ने उसकी ओर देखा। उसके मुंह का कोना ढीला पड़ गया। समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं है कि मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका मतलब यही था या नहीं। आपको स्पष्ट रूप से बोलना होगा। यह आदमी, अगर तुम नहीं समझे तो उतर जाओ। उसने अपना पैर थोड़ा हिलाया और डिंगमी लगभग उसके द्वारा फेंक दी गई। उसने जल्दी से उसकी गर्दन को गले लगाया और सिर हिलाने की पूरी कोशिश की। मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। लू शिमिया एक पल के लिए रुक गया। लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि हम एक ही स्कूल में एक साथ प्रवेश लेंगे। दिनहमत ने अनजाने में फिर पूछा, तो अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया तो क्या होगा? टूट तो नहीं जाओगे? ल्यूक थोई मियाँ ने ठंडी सांस ली। परीक्षा पास करने में असफल। दीनहमत का दिल उसके गले से बाहर निकलने वाला था। उसने डरते हुए पूछा, परीक्षा पास करने में असफल? क्या आप संबंध तोड़ने की योजना बना रहे हैं? किशोर तुरंत गुस्से में बोला, अगर तुम परीक्षा में फेल हो गए तो मैं तुम्हें पीटूंगा। अध्याय 24 का अंत। लेखक का नोट। इस अध्याय में समाचारों की मात्रा काफी बड़ी है। भाई मियन ने धूम्रपान छोड़ दिया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि डिंग जियाओमी फिर से दूसरी सांस ले। डिंग मी अब हवाई अड्डे पर नहीं है। क्या आशीर्वाद है। भाई मियाँ ने एक्शन लिया। रिश्ता तय किया। चेहरा। भाई मियाँ का मतलब था, अगर तुमने रिश्ता तोड़ने की हिम्मत की तो वो तुम्हें पीटेंगे। खंड 1 अध्याय 25। क्या अब आप संतुष्ट हैं? अनुवाद। होई डुओंग पिछले वाक्य से संबंधित। दिनहमट ने सोचा कि उसका मतलब यह था कि अगर तुमने रिश्ता तोड़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पीटूंगा। यह वास्तव में एक ही समय में मीठा और दुखद है। रिश्ता तोड़ना आपकी मूर्खता है। डिंगमी ने अपने पैर पटकते हुए कहा, लेकिन तुम सिंघुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। मैं नहीं जा सकती। अगर तुम सिंघुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो तुम्हें मौका पाने के लिए अपनी कक्षा में शीर्ष 3 में होना चाहिए। डिंगमी पहले से ही शीर्ष 10 में आने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। शीर्ष 3 की तो बात ही मत करो। शीर्ष 5 तो लगभग निराशाजनक है। लू शिमिया, शैक्षणिक समिति के सदस्य पेंग यिंग, जू यी, कक्षा अध्यक्ष और उप कक्षा अध्यक्ष निश्चित रूप से शीर्ष 5 से चूकना नहीं चाहेंगे। जितना अधिक डिंगमी ने इसके बारे में सोचा, उतनी ही वह हताश हो गई। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दूसरे भी कोशिश कर रहे हैं, शायद आपसे भी अधिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कक्षा 12 एक युद्ध की तरह थी। हर कोई अपने लचीले और धैर्यवान होने की क्षमता में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। उन्हें जीत का झंडा लहराने में सक्षम होने के लिए अंत तक दृढ़ रहना था। लू शिमिया चुप थी। ऐसा लग रहा था कि वह इस समस्या पर विचार कर रही थी। अचानक एक ठंडी हवा चली। डिंगमी ने दयनीय रूप से छींक दी। लू शिमिया ने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। दिनहमात अभी भी बैठने से संतुष्ट नहीं थी, दुखी दिख रही थी। तुम क्या कर रहे हो? चलो चलें। क्या तुम अब भी यहाँ बैठकर ठंडी हवा में सांस लेना चाहते हो? दिनहमत हैरान था। क्या तुम मुझे यहाँ नहीं लाए? ल्यूक थोई मियाँ ने अपना सिर नीचे करके उसकी ओर देखा। दिनहमत ने तुरंत अपने शब्द बदल दिए। मैं आने को तैयार था। उसके सिर के ऊपर से एक हंसी गूंजी। स्वर परिचित था। मूर्ख, क्या तुम फिल्म देख रहे हो? दिनहमत ने खुशी से अपना सिर उठाया। देखो, देखो। फिर सोचा, सभा का क्या होगा? क्या तुम अब भी जाना चाहते हो? मिनवी अभी भी वहाँ है। दो मिनवी ने पुष्टि की कि वह अभी भी उसके बारे में चिंतित हैं। दिनहमट उससे मिलना चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं है। उसने चुपचाप ल्यूक थोई मियाँ की आस्तीन खींची। कल भी छुट्टी का दिन है।
क्या हम कल सिनेमा देखने जा सकते हैं? आज ल्यूक थोई मियाँ उसके प्रति अत्यंत सहनशील थे। उनके मुंह के कोने मुड़े हुए थे। ठीक है, आज आप सबसे बड़ी हैं। आज तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो। दीना मत खुश था। युवा मास्टर ने एक और वाक्य जोड़ा, अगर मैं सहमत नहीं हूं तो मुझे डर है कि तुम मुझे देखने के लिए फिर से रोओगे। क्या आपको विश्वास है कि मैं आपको देखने के लिए रोऊंगा? लेकिन वह इतनी खुश थी कि रो नहीं पाई। दिना मत जोर से हंसा, अपने बगल में लटके अपने हाथ को देखकर, बड़ा और पतला, अलग अलग जोड़ों वाला। उसके दिमाग में एक विचार तैर गया। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। उसने तुरंत कार्रवाई की। उसके हाथ ने सावधानी से उसकी उंगली को छुआ। उसकी तर्जनी उसकी छोटी उंगली के चारों ओर फंस गई। तुरंत उसका पूरा हाथ किसी ने कसकर पकड़ लिया। लू शी मियाँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और 2 कदम चली। डिंगमी मूर्खतापूर्वक जोर से हंस पड़ी। तुम्हारा हाथ बहुत गर्म है, ल्यूक थोई मियाँ ने रुककर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके हाथ बहुत ठंडे हैं। उसके हाथ छोटे और ठंडे थे, लेकिन बहुत मुलायम थे। यहाँ ठंड है। अभी भी बात कर रहे हो? दीना मत ने सोचा, ल्यूक थोई मियाँ शर्म के कारण क्रोधित हो रहे होंगे। लेकिन उसे वास्तव में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उनकी पहली डेट पार्क में ठंडी हवा में सांस लेते हुए हुई थी। उसके बगल में रहकर वह पूरी रात ठंडी हवा में सांस लेने में खुश थी। अंधेरी जगह से लेकर मंद रोशनी वाली सड़क तक दोनों ने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। लू शी मियाँ ने अपने हाथ फिर से अपनी जेबों में डाल लिए। डिंगमी ने अपने हाथों को अपने मुंह के सामने रखा और सांस ली। उसे लगा कि उसका हाथ पकड़ना अभी भी गर्म था। यह सभा एक हाई एंड केटीवी बार में आयोजित की गई थी। स्थान जियांग के डू द्वारा चुना गया था। उसने कहा कि उसके पास एक वीआईपी कार्ड है, इसलिए वह छूट पा सकती है। वे दोनों अंदर चले गए और कर्मचारी यह पूछने के लिए आया कि वे किस कमरे में जा रहे हैं। लू शी मियाँ इस जगह से बहुत परिचित थे और उन्होंने कर्मचारियों के नेतृत्व करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लिफ्ट का इंतजार करते हुए उसने देखा कि तुदीच भाग कर आ रहा है। तुदीच ने उन दोनों को देखा और दिनह मठ की तरफ मुस्कुराया। मुझे लगा कि मैं ही अकेला देर से आया हूँ। दिनह मठ को डर था कि अन्य लोग यह जान जाएंगे कि वह ल्यूक थोई मियाँ के साथ पार्क में आया है, इसलिए उसने जल्दी से कहा, मुझे घर पर कुछ काम था इसलिए मैं देर से आया हूँ। ल्यूक थोई मियाँ ने अपने हाथ जेबों में डाले और उसके पीछे खड़ा हो गया। टू डिच ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे परिवार को भी कुछ काम है। डिंगमी ने उसके साथ बातचीत की, साथ में लिफ्ट में प्रवेश किया और साथ में बाहर निकलकर कमरा 803 की ओर बढ़ गई। लू शी मियाँ उसके पीछे पीछे चला। उसकी ठंडी आंखें उन 2 लोगों पर पड़ी जो बात कर रहे थे और खुशी से हंस रहे थे, और अचानक उसने डिंगमी की गर्दन पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। डिंगमी चौंक गई और 2 कदम पीछे हट गई। उसकी छाती से टकरा गई, हैरान होकर, तुम क्या कर रहे हो? हम कमरा नंबर 803 में हैं। आप और कहाँ जाना चाहते हैं? ल्यूक थोई मियाँ ने ठंडे स्वर में कहा, मुड़कर बाईं ओर का दरवाजा खोला। दीना मत ने थोड़ी शर्मिंदगी से तुदीच की ओर देखा। वह उसके पीछे गई, लेकिन वह गलत रास्ते पर चला गया। कमरे में लगभग 20 या 30 लोग थे, जो चहल पहल से भरे हुए थे। डू मिंग वेई जू कियान और अन्य लोगों के साथ ताश खेल रही थी। जियांग के डू एक अंग्रेजी गाना गा रही थी जिसका नाम डिंगमी को नहीं पता था, लेकिन उसे यह बहुत दिलचस्प लगा, इसलिए वह मदद नहीं कर सकी और उसे देख लिया। न केवल उसने अच्छा गाया, बल्कि जियांग के डू ने आज रात बहुत सुंदर मेकअप भी किया था। लड़के उसे देखते रहे। डू मिंग वेई ने डिंगमी को देखा, जल्दी से अपना हाथ हिलाया। मीमी, यहाँ आओ। कमरे में बहुत शोर था,
दिनमत सुन नहीं पाया कि वह क्या कह रही है, जल्दी से भागकर आया। क्लास मॉनिटर जोर से चिल्लाया, अरे, तुम तीनों यहाँ एक साथ क्यों हो? टू डीच, मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। टू डिच ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, नीचे मिलते हैं। ल्यूक थोई मियांग आलस से सोफे पर पीछे की ओर झुकते हुए टू खिएन के बगल में बैठ गए। टू खिएन ने अपना सिर घुमाया और पूछा, क्या आप खेलना चाहते हैं? ल्यूक थोई मियां ने ऊपर देखा। बाद में दो मिन्हवी ने दीनहम्ट के कान में फुसफुसाया, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? दिनहमट ने ईमानदारी से कहा, पार्क करें। वह एक क्षण के लिए रुकी, यह सुनिश्चित करते हुए कि आसपास कोई सुन न सके। फिर आगे बोली, ल्यूक थोई मियां और मैं एक जोड़ा बन गए हैं। दो मिन्हवी ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर ली। आह! भीड़ ने उसकी ओर देखा। दीनहमाट ने जल्दी से दो मिन्हवी का मुंह बंद कर दिया और हताश होकर कहा, बस अपनी आवाज कम रखो। दो मिन्हवी को वाकई आश्चर्य हुआ। किसने सोचा होगा कि एक दूसरे को न देखने के सिर्फ 1 घंटे से ज्यादा समय के बाद दिनहटियो मैट उसे बता देगी कि वह और ल्यूक थोई मियां पहले से ही प्यार में थे। भयावहता के गुजरने का इंतजार करते हुए दो मिन्हवी ने दीन मैट के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैंने सोचा था कि तुम दोनों विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा समाप्त होने तक रुक सकते हो। दिनमत शर्मा गई, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। दो मिन्हवी को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने दिनमत को कसकर पकड़ लिया और पूछा, क्या मतलब है कि तुम एक जोड़े लगते हो? दिनमत को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मान लिया कि वे दोनों पहले से ही एक जोड़े हैं। टैन डोंग ने एक कार्ड फेंका और उनकी तरफ देखा, तुम लोग किस बारे में कानाफूसी कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम नहीं समझोगे। मैं गारंटी देता हूं कि तुम हमेशा के लिए सिंगल ही रहोगे। लानत है, तान डांग जानता था कि वह डू मिन्हवी से मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी नजरें घूमकर टू खिएन पर पड़ी। टू खिएन, तुम डू मिन्हवी का ख्याल रखना। दो मिन्हवी स्तब्ध रह गई। टू खिएन से नजरें मिलाईं, जल्दी से अपना सिर नीचे किया और भाग गई। इसके विपरीत टू खिएन ने मासूमियत से तान डांग को मारा और मंद मंद मुस्कुराया, मैं उसे ठीक नहीं कर सकता, वह मुझे ठीक कर सकता है। दो मिन्हव्य शर्मा गया। यह व्यक्ति सचमुच अपनी बातचीत में अधिकाधिक विचारहीन होता जा रहा है। उसके बगल में बैठे एक पुरुष छात्र ने कहा, इतनी छोटी उम्र में इतनी कसकर पकड़ा जाना अच्छी बात नहीं है। टू खिएन ने बेपरवाही से जवाब दिया, क्या हुआ? दो मिन्हवी को डर था कि वह फिर से कुछ चौंकाने वाली बात कह देगा, इसलिए उसने जल्दी से बीफ जर्की का एक टुकड़ा फेंक दिया। चुप रहो। टू खिएन ने बीफ जर्की का टुकड़ा पकड़ा, मुस्कुराया और उसे अपने मुंह में डालकर स्वादिष्ट तरीके से चबाया। खोंग खाडू ने माइक किसी और को देने से पहले लगातार कुछ गाने गाए। टैन डांग के पास गया और धीरे से कहा, टैन डांग, थोड़ा आगे बढ़ो। टैन डांग ने उसकी तरफ देखा, एक तरफ हट गया और उसे खाली सीट दे दी। खोंग खाडू बैठ गया, अपने दाहिनी ओर ल्यूक थोई मियां को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, आज रात तुम्हारे पिता मेरे घर पर खाना खा रहे हैं। उन्होंने मुझे तुम्हें साथ आने के लिए बुलाने को कहा था, लेकिन तुम नहीं गई। ल्यूक थोई मियां यह सुनकर बस हल्के से मुस्कुराए। दो मिन्हवी ने अपने पत्ते मोड़े, उन पर नजर डाली और पूछा, राजा खेल, कौन खेलना चाहता है? खोंग खाडू ने तुरंत अपने लिए एक सीढ़ी ढूंढ ली, मैं यहाँ हूँ। दो मिन्हवी ने सभी को कार्ड बांटे। दिनमट ने भी कहा, मैं भी खेलूंगा। अभी अभी उन्हें लेख मिला था और इससे पहले कि वे पढ़ना शुरू करते, दिनमत की जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। पहले तो दीनमत ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए दो मिन्हवी को उसे याद दिलाना पड़ा, मत मत, ऐसा लगता है कि तुम्हारा फोन बज रहा है। दिनमत ने एक हाथ में कार्ड और दूसरे हाथ में फोन पकड़ रखा था।
कॉलर आईडी देखकर उसने फोन वापस जेब में रख लिया। दो मिन्हवी ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुमने सुना नहीं? दिनमट ने अपने होंठ भींचे और सिर हिलाया, मैं सुनना नहीं चाहती। करीब 1 मिनट बाद फोन फिर से बजा। दिनमैट ने भौहें सिकोड़ी और कार्ड नीचे रख दिया। मैं फोन उठाने जा रहा हूँ। मेरे लिए कौन खेलेगा? उसने फोन लिया और चली गई। दो मिन्हवी ने सोफे की ओर देखा। ल्यूक थोई मियन, तुम दिनमत की जगह बजाओ। ल्यूक थोई मिया ने नजर घुमाई और अखबार उठाने के लिए उठ खड़ी हुई। दिनमैट दालान के बाहर खड़ी फोन का जवाब दे रही थी। चू थान ने उससे नरम आवाज में पूछा, तियो मैट, तुम आज रात कितने बजे घर आओगी? हर बार जब चू थान उसे दिलासा देने के लिए इस कोमल तरीके का इस्तेमाल करता था, तो दिनमैट आमतौर पर उसके साथ तनाव में नहीं रहना चाहती थी। लेकिन आज की रात अलग थी। सही और गलत को स्पष्ट रूप से पूछे बिना चू थान के संदेह और आलोचना ने दिनमैट को बहुत आहत किया, जिससे उसे पहली बार विद्रोही मानसिकता मिली। मैं आज रात घर नहीं आ रहा हूँ, दिनमत ने हठपूर्वक उत्तर दिया। आज रात ही नहीं, कल रात भी। अब से वह उस जगह पर फिर से नहीं लौटना चाहती। चू थान की आवाज कठोर हो गई, तुमने क्या कहा? यदि मैं नए साल की शुरुआत में घर नहीं आ पाया तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? दिनमट ने अपने होंठ काटे। मैं मिन्हवी के घर जा रही हूँ। चू थान ने कहा, आप टेट के दौरान किसी के घर पर क्या कर रहे हैं? आज रात को जल्दी घर आना याद रखना। मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं घर पर हूँ या किसी और के घर पर। मैं तो आखिरकार एक बाहरी व्यक्ति हूँ। दिनमत यह कहते हुए दंग रह गई। पता चला कि वह हमेशा से ऐसा ही सोचती थी। चू थान ने सख्ती से कहा, तुमने क्या कहा? अपने चाचा को ये बातें मत सुनाओ। दूसरे के घर और बाहर वालों से तुम्हारा क्या मतलब है? यह मेरा घर है। माँ मेरी माँ है और मैं। मेरा घर है। समझे? दिनमट ने अपने होंठ सिकोड़े और कोई जवाब नहीं दिया। उसे डर था कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वह चिल्लाएगी। चू थान शांत हो गया। आज रात यह मेरी गलती थी। मुझे बस डर था कि तुम बुरी आदतें अपना लोगी, यह सोचकर कि तुम दूसरों की नकल कर रही हो। ठीक है, बस इतना ही। आज रात को जल्दी घर आना याद रखना। मैं आज रात घर नहीं आ रहा हूँ। दिनमत अभी भी दृढ़ निश्चयी था। उसने बोलना समाप्त किया और फोन रख दिया। चू थान ने लंबी बीप की आवाज सुनी और भौहें सिकोड़ ली। टिएट चान को पता ही नहीं चला कि वह कब उसके पीछे खड़ा था। क्या टिएट मार्ट अभी भी गुस्से में है? चू थान ने आह भरते हुए कहा। लड़की मुझसे नाराज थी और स्पष्ट रूप से पूछे बिना ही मुझे दोषी ठहराने के लिए मुझ पर आरोप लगा रही थी। टिएट चान ने कहा, इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बात सिर्फ इतनी है कि टिएट निन्ह बहुत तेज तर्रार है। टेट से पहले नया कमरा देने की बात ने दिनमत को जरूर दुखी किया होगा। कल रात दिनमत ने टिएट निन्ह को पढ़ाने से मना कर दिया था और टिएट चान ने भी चू थान से इस बारे में कुछ नहीं कहा। एक साथ इतनी सारी चीजें घटित होने से संभवतः बच्चे में विद्रोही मानसिकता विकसित हो जाएगी। ठीक है, अगर वह आज रात तुम्हारे घर सोना चाहता है तो उसे सोने दो। चू थान को भी नहीं पता था कि क्या करना है। कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं जाकर उसे वापस नहीं लाऊंगा तो मुझे चिंता है कि इससे उसकी कॉलेज प्रवेश परीक्षा प्रभावित होगी। टिएट चैट ने दुख जताते हुए कहा, उसकी चिंता क्यों करें? उसकी उपलब्धियों के आधार पर जब तक वह सामान्य रूप से प्रदर्शन करता रहेगा, वह निश्चित रूप से एक शीर्ष स्कूल में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। इसके विपरीत यह टिएट निन्ह है जो मुझे सिरदर्द देता है। मुझे नहीं पता कि वह तीसरे दर्जे के स्कूल में प्रवेश परीक्षा पास कर पाएगा या नहीं। इस बार चू थान ने कोई जवाब नहीं दिया।
टियत निन्ह की तुलना दिनहमत से करते हुए उसने तुरंत महसूस किया कि दिनहमत वास्तव में वयस्कों को अधिक सुरक्षित महसूस कराता है। दीनहमत निजी कमरे में लौट आया। राजा का टुकड़ा निकालने वाला पुरुष छात्र खुशी से मुस्कुरा रहा था। पहले तो उसका इरादा एक छोटी सी शरारत करने का था, लेकिन लड़की के प्रति सम्मान के कारण वह केवल इतना ही कह सका, नंबर 2, नंबर 3 को एक बात बताता है, हमेशा के लिए सिंगल रहने की गारंटी। तान डोंग ने ठहाका लगाते हुए हंसते हुए कहा, इतनी कमजोर राजा को पाना इतना कठिन था और तुम अभी भी कुछ करना नहीं जानती हो। पुरुष छात्र को विश्वास नहीं हुआ। यदि आप इतने अच्छे हैं तो आप स्वयं राजा को बाहर निकाल सकते हैं। क्या यहाँ ल्यूक थोई मियाँ के साथ कोई छात्रा नहीं है? विवेकशील रहना बेहतर है। नंबर 2 और नंबर 3 कौन है? ल्यूक थोई मियाँ नंबर 2। टैन डोंग ने अपने कागज को देखा। भाड़ में जाओ, कोई रास्ता नहीं। ल्यूक थोई मियाँ ने हंसते हुए तान डोंग के कंधे पर थपथपाया। हमेशा अकेले रहने की गारंटी। टैन डांग ने अपना सिर खुजलाया। अरे, मुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी जादू के प्रभाव में हूँ? यह बहुत डरावना है। दो मिनवी ने दीनहमट के करीब झुककर धीरे से पूछा, तुम्हारी माँ ने तुमसे कुछ नहीं कहा, है न? दीनहमट ने अपना सिर हिलाया और उसकी ओर देखा। क्या मैं आज रात तुम्हारे घर आ सकता हूँ? बेशक यह है। सिर्फ एक दिन की बात मत कहो, यह जीवन भर की बात हो सकती है। आप बहुत अच्छे हैं। दीनहमट बेहद प्रभावित हुआ। दो मिनवी ने उसका हाथ खींचा और गर्व से उसे गले लगाते हुए कहा, बेशक। वे सभी सीनियर थे। उनके माता पिता काफी सख्त थे। समूह बहुत देर तक बाहर नहीं रहता था और 11 बजे तितर बितर हो जाता था। उस रात दीनहमट और दो मिनवी एक ही कंबल के नीचे छिप गए और फुसफुसाए। दो मिनवी को अफसोस हुआ और उन्होंने पूछा, एक भी स्वीकारोक्ति नहीं? जैसे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या मेरी लड़की होमवर्क करती है? दीनहमट ने अपना सिर हिलाया। नहीं। दो मिनवी ने उसके सिर पर हाथ मारा, उसकी अक्षमता के लिए उससे घृणा करते हुए। केवल तुम ही इतनी आसानी से सहमत हो सकती हो। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, भूल जाओ, वैसे भी पहल लू शी मियाँ ने ही की थी। इतना कठोर होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने पहले ही ल्यूक थोई मियाँ को पकड़ लिया है। देखो, पिछली बार जब तुम बाइक से गिरे थे तो वह तुम्हारा इंतजार करने लगा था। टू डिच ने उनके साथ पहला स्थान बराबर किया। उन्होंने तुरंत आपको अपने साथ बैठने के लिए चुना। तुम बस रोए। उसने अचानक पहल कर दी। ऐसा लगता है कि, लेकिन डिंगमी को ऐसा नहीं लगा कि उसके पास इतनी क्षमता है। लू शी मियाँ के पास थी। अगले दिन डू मिंग वेई को दोपहर में अपनी दादी के घर वापस जाना था। डू की माँ ने उत्साहपूर्वक डिंगमी को उसके साथ जाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन डिंगमी ने चतुराई से मना कर दिया। डू मिंग वेई उसे गेट तक ले गई, सीधे उसे अगले घर में खींच लिया और घंटी बजाई। तुम बाद में लू शी मियाँ के घर जाकर फिल्म देखना। दीनहमट बहुत डर गया। जल्दी से उसे वापस खींच लिया। मत करो। क्या होगा अगर कोई उसके घर पर हो? दो मिनहवी बहुत अनुभवी हैं। उनके गैराज में कोई कार नहीं है, केवल एक साइकिल है। चिंता मत करो, घर पर केवल ल्यूक थोई मियाँ ही हैं। दीनहमट ने देखा, यह सच था। ल्यूक थोई मियाँ ने काली हुड वाली शर्ट पहनी थी और गेट खोला। दीनहमट थोड़ा घबरा गया। दो मिनहवी ने उसे धक्का दिया। मुझे अपनी दादी के घर जाना है। दीनहतिएव को तुम्हें सौंपना है। ल्यूक थोई मियाँ ने उसकी ओर देखा, दीनहमट की ओर देखा, पलटकर कहा, अंदर आइए। दीनहमट उसके पीछे गया और फुसफुसाया, क्या घर पर कोई नहीं है? ल्यूक थोई मियाँ ने अपना सिर घुमाया और चिढ़ाते हुए कहा, मैं इंसान नहीं हूँ। फैटी क्विट लिविंग रूम में इधर उधर भागता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह गश्त कर रहा हो। दीनहमट ने मुंह बनाया। वास्तव में वहां कोई नहीं था।
बस एक बिल्ली थी, है न? ल्यूक थोई मियाँ उस व्यक्ति को दूसरी मंजिल पर ले गए। उनके कमरे में कंप्यूटर अभी भी चालू था। उन्होंने अंदर आते ही उसे तुरंत बंद कर दिया। डीन मैट ने पलक झपकाई। क्या उनके कंप्यूटर पर कुछ ऐसा था जो वह नहीं देख पा रही थी? क्या तुमने अभी तक दोपहर का भोजन कर लिया है? मैंने मिन्हवी के घर खाना खाया। आपने क्या कहा? पहले ही खा लिया है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद दिनमट ने दरवाजे के बाहर इशारा किया। मैं बाहर जाकर थोड़ी देर के लिए उस मोटी बिल्ली के साथ खेलना चाहता हूँ। उस मोटी बिल्ली में ऐसा क्या मजेदार है? ल्यूक थोई मियाँ ने सिर हिलाया। जो भी तुम चाहो। दीनमत नीचे गया लेकिन क्वेट बियो को नहीं ढूंढ सका, इसलिए वह फिर से ऊपर चला गया। ल्यूक थोई मियाँ दरवाजे के सहारे झुक गया और उसे बिल्ली को खोजने की बेचैनी से कोशिश करते हुए देखा। उसने उसे गर्दन से पकड़कर खींचा। देखना बंद करो। प्रोजेक्शन रूम में जाओ। उसे वह जगह सबसे ज्यादा पसंद है। ओह! फैटीगुई वास्तव में थिएटर रूम में सोफे पर घोंसला बना रहा था। डिंगमी बैठ गया और उसे अपने पैरों से चिपका लिया, उसके फर को सहलाया। लू शी मियाँ कैबिनेट के सामने खड़ा था, डिस्क के ढेर में से कुछ खोज रहा था। डिंगमी ने अपनी आंखों से उसका पीछा किया, सोचा, फिर उसके पास भागा। कौन सी फिल्में हैं? मेरा भाई कुछ दिन पहले कुछ फिल्में घर लाया था। क्या तुम्हें वे पसंद आईं? वह बस उसमें से कुछ खोज रहा था। डिंगमी अपने पंजों पर खड़ी होकर इधर-उधर देखने लगी। लू शी मियाँ ने हंसते हुए उसके लिए प्लेटों का एक नया ढेर निकाला। उसे चिढ़ाना नहीं भूला। डिंगमी, लगभग 1 साल हो गया है। क्या तुम लंबी हो गई हो? उच्च 3 सेंट। हमेशा यह मत कहो कि वह छोटी है, ठीक है? उसने डिस्को का ढेर छीन लिया, खोजने के लिए सोफे की ओर दौड़ी और स्वाभाविक रूप से एक रोमांटिक फिल्म चुनी। मैं यह फिल्म देखना चाहती हूँ। ल्यूक थोई मियाँ ने अपने हाथ जेबों में डाले, अभी भी कैबिनेट के सहारे झुके हुए, अपनी भौहें ऊपर उठाईं। सिनेमा नहीं जा रहे हो? दिनमट ने डिनर करने और फिर फिल्म देखने जाने की योजना बनाई। यह एक पूर्ण डेट होगी। लेकिन अब उसने अपना विचार बदल दिया। थिएटर में बहुत सारे लोग थे। यह उतना अच्छा नहीं था जितना घर पर केवल उन दोनों के साथ मूवी थिएटर का आनंद लेना। मैं पहले यह फिल्म देखना चाहता हूँ। लू शी मियाँ उसके हाथ से डिस्क लेने के लिए आया, उस पर नजर डाली और उसे खोला। 1 मिनट बाद वह उसके बगल में बैठ गया। डिंगमी ने फैटीगुई को गले लगाया और उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाया। युवक का प्रोफाइल इतना सुंदर था, वह मदद नहीं कर सकी और थोड़ा उसके करीब चली गई। लू शी मियाँ थोड़ा हिल गया। उसने उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। छोटी लड़की फिल्म देखने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। तुम्हें इस तरह की फिल्म देखना पसंद नहीं है? कुछ भी अच्छा नहीं? दिनमट ने एक क्षण सोचा और कहा, तो फिर आज रात हम वह फिल्म देखेंगे जो तुम्हें पसंद है। ल्यूक थोई मियाँ को इसकी परवाह नहीं थी। जो भी हो। फैटीगुई कुछ देर तक उसकी गोद में लेटा रहा, फिर अचानक उठकर भाग गया। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है। शायद खाना चुराने के लिए। दिनमैट ने स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन वास्तव में उसके आधे से ज्यादा विचार ल्यूक थोई मियाँ पर थे। उसने अपना सिर नीचे करके उसके हाथ को देखा जो उसके पैर पर लापरवाही से रखा हुआ था। उसकी आंखें आगे पीछे घूम रही थी। सावधानी से उसने अपना हाथ नीचे किया। वह बड़ा हाथ सिर्फ एक पल के लिए रुका, फिर तुरंत पलट गया और उसके हाथ को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। डिंगमी को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। वह फिल्म देखते हुए शर्मा गई। फिल्म में नायिका सूर्यास्त को देखते हुए नायिका के कंधे पर झुकी हुई थी। डिंगमी भावुक हो गई। उसने जो देखा उसे समझ लिया, अपना सिर उसके कंधे पर झुका लिया।
ऐसा लग रहा था कि यह और भी बेहतर था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह बहुत घबराई हुई थी। उसकी आवाज मच्छर की भिनभिनाहट जैसी थी। लू शिमिया, क्या तुम मुझे गले लगाना चाहते हो? लू शिमिया ने स्क्रीन पर नजर डाली। अपना सिर नीचे करके उसे देखा। ऐसा लग रहा था कि वह सुन नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रही है, क्योंकि वह निश्चल था। अगर वह उसे गले नहीं लगाता तो कोई बात नहीं। डिंगमी ने मुंह बनाया। उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसने उसका हाथ छोड़ दिया। डिंगमी के कंधे अचानक झुक गए। लू शिमिया ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। डिंगमी का शरीर अकड़ गया। काफी देर बाद वह आराम से बैठी। उसने अपने पूरे शरीर का भार उस पर डाल दिया। कमरे में कोई रोशनी नहीं थी। केवल स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी की टिमटिमाती किरणें थीं। दोनों लोगों का ध्यान अब फिल्म पर नहीं था, कम से कम डिंगमी का तो नहीं। वह थोड़ा आगे बढ़ी, लेकिन ल्यूक थोई मिया ने उसे दबा दिया और धीरे से चिल्लाया, डिंग मैट, क्या तुम चुपचाप बैठकर फिल्म देख सकते हो? दीन अहमद बहुत मासूम थी। बड़बड़ाते हुए, मैंने कुछ नहीं किया। वह बस थोड़ा हिली। उसने इतनी जोरदार प्रतिक्रिया क्यों की? यह फिल्म बहुत मासूम है। केवल जब पुरुष और महिला मुख्य पात्र समाप्त होने वाले थे, तब उनके बीच एक चुंबन दृश्य था। दीना मत 1 मिनट से अधिक समय तक चले चुंबन दृश्य को देखकर शर्मा गई। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। फैटी क्वेट को पता ही नहीं चला कि कब वह डरकर सोफे पर वापस कूद गया। यह न जानते हुए कि यह एक भ्रम था, उसे लगा जैसे वह लू शिमिया की दिल की धड़कन सुन सकती है, जो तीव्र और मजबूत थी। उसने अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया। लड़के की छाती थोड़ी सी मर्दाना सी हो गई थी, मोटी और चौड़ी, मजबूत। उसकी दिल की धड़कन तेज थी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। लू शिमिया, क्या तुम मुझे चूमना चाहते हो? ल्यूक थोई मिया को लगा कि यह लड़की वाकई माहौल को खराब करना जानती है। कुछ चीजें थी जो वह करना चाहती थी लेकिन अचानक उजागर हो गईं, जिससे पहले की तरह सहज रहना मुश्किल हो गया। उसने लड़की के गुलाबी होठों को देखा, उसके सिर को थपथपाया और धीमी आवाज में कहा, तुम हमेशा बकवास के बारे में सोचती रहती हो। दिनह मैट शर्मिंदगी से लाल हो गई और उसने बताया, मैं किसी चीज के बारे में नहीं सोच रही थी। मैंने बस इसके बारे में सोचा। ल्यूक थोई मिया ने उसे अनदेखा कर दिया। फिल्म खत्म हो गई और अंतिम गीत मधुर ढंग से बज उठा। दीना मत ने फैटी के फर को छूने के लिए अपना सिर नीचे किया। अचानक उसकी ठोड़ी को पकड़ लिया गया। उसके होंठ नरम हो गए। दीना मत ने पलकें झपकाईं। एक ड्रैगनफ्लाई की तरह पानी को तैरते हुए, बिल्कुल पिछली बार की तरह। उसने उसे उसी तरह चूमा। लेकिन दीना मत ने अभी अभी एक फिल्म देखी थी और सोचा कि यह और भी बेहतर हो सकती है। क्या हमें थोड़ी देर और किस करना चाहिए? फिल्मों में तो ऐसा ही होता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, युवक उसके अधिक बोलने से असंतुष्ट प्रतीत हुआ। उसने अपनी ठोड़ी उठाई और पुनः अपना सिर झुका लिया। उसने फिर से उसके होठों को चूमा। दीना मत का पूरा शरीर शिथिल हो गया। मोटा क्वेट अचानक उसके पैर पर कूद पड़ा। एक बड़े वजन से दबकर दीना मत चौंका और चिल्ला पड़ा। लेकिन उसके होंठ सील थे। उसके होंठ थोड़े खुले थे। केवल एक कमजोर आ ध्वनि ही निकाल पा रही थी। लू शिमिया ने उसे बहुत गंभीरता से और सावधानी से चूमा। शायद यह वास्तव में सहज ज्ञान था। उसकी जीभ ने उसे छुआ। यह बस एक बहुत हल्का स्पर्श था। दोनों ने विराम लिया। लेकिन लू शिमिया शायद उसे खुश करना चाहता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जारी रखा। लंबे समय तक लू शिमिया ने उसे जाने दिया और धीमी आवाज में पूछा, क्या अब तुम संतुष्ट हो? पहला चुंबन। दीना मट शर्मा गई और जोर से सांस लेते हुए अपनी जीभ को मोड़ते हुए बोली, अच्छा, संतुष्ट।